हाँ तो भैया गर्मी का सीज़न चल रहा है। क्या सर, गर्मी का सीज़न? हाँ भाई वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग को मेन फोकस करना है पेपर पे अपने, है ना। तो हम लोग एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो कि था पहला पेपर आपका बीत चुका है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसका मैंने 2 पार्ट में वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, और 2 4 10 लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, ज़्यादा लोगों ने नहीं भैया, कि हाँ सर आपने जो सेकेंड पार्ट डाला था 1 घंटे 25 मिनट का वीडियो, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, मतलब बोले तो हूबहू 90% क्वेश्चन वही वैसा ही था, सेम। तो ठीक है, धन्यवाद भैया, आप लोगों ने देखा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके 3 4 पार्ट जो है एग्जाम पर्पज़ के लिए 20 20 30 30 मिनट के वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, और आज का ये वीडियो लेक्चर लगभग 1 घंटे का होगा। ठीक है ना। तो इसको ख़त्म करते हैं, और आप लोग इसे ज़रूर देखिए पूरा लास्ट तक, और अपने क्लासमेट जो भी हैं, दोस्त हैं, जिसका बैक वैक लगा है, अगर आप जानते हैं उन्हें, तो उनको ये वीडियो लेक्चर शेयर करिए भैया। ओके ब्रदर, तो चलिए इसमें मैंने जो 3 4 पार्ट्स है जो मैंने उसमें डिस्कस किया, देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या है मैटर। ये डिफिनीसन एंड टर्म आर इम्पोर्टेंट, लाइक ये डिस्कस कर लिया है मैंने, जो 3 3 नंबर या 1 1 नंबर में ऐसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन 2 मैंने स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी डिस्कस कर लिया है। एक्सप्लेन द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी डिस्कस कर लिया है। और हाँ, ये प्रॉपर एकदम बढ़िया से मैंने डिस्कस किया, इसका नोट्स भी अपलोडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं पूरा जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपका करवाने वाला हूँ भैया। ठीक है ना ब्रदर, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा वीडियो लेक्चर, जैसे ही आप पेपर दे के आएंगे दूसरा वीडियो लेक्चर आपको दिख जाएगा सामने कि हाँ भैया चलो अब दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए आप लोग। इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स रिएक्शन, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये सब डिस्कस कर लिया है हमने। इसमें फार्माकोलॉजी ऑफ दिस टॉपिक्स, फार्माकोलॉजी का सेंस ही था कि फार्माकोलॉजी में जो आपके सिलेबस के हिसाब से डी फार्मा के ये मैटर था कि आपको सब चीज़ें बताना रहता था, जैसे कि इंट्रो या फिर उसी को डिफिनीशन बोलते थे आप, उसका उसका क्लासिफिकेशन था, फिर डोजेस था, हाँ है ना, जैसे कि पैरासीटामॉल 500 mg लेंगे कि 200 mg लेंगे, कैसे क्या हिसाब, वो डोजेस था। उसके बाद इंडिकेशन था, कंट्रा इंडिकेशन था, यूजेस था, ये सब चीज़ें फार्माकोलॉजी जहाँ वर्ड आ जाए कि फार्माकोलॉजी ऑफ एनसेड क्या NSAID ड्रग, तो इसका मतलब यह है कि पूरा आप उसके बारे में लिख डालेंगे। तो ये चीज़ें थी मैटर। ठीक है, मैंने इसको डिस्कस किया प्रॉपर, एनसेड, लोकल एस्थेटिक्स, जनरल एस्थेटिक, ग्लूकोमा। ओके, तो अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, उस प्ले लिस्ट को, 3 4 वीडियो जो है, और इसके बाद ये लास्ट वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इसके पहले भी देख सकते हैं, इसके बाद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जो भी नोट्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आप जाके टेलीग्राम से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक होने वाला है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे भैया। आप लोग का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल PC फार्मा में ब्रदर। तो ठीक है, लास्ट तक बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या चीज़ें कैसे है। और गर्मी है भैया, ORS वगैरह थोड़ा सा पीते रहिए, क्योंकि इस समय आप रिस्क नहीं ले सकते चीज़ों का। देखिए, ग्लूकोमा आज का टॉपिक है हमारा, ग्लूकोमा। उसके बाद है ओपियाइड एनाल्जेसिक, ये थोड़ा सा है जो मैटर है पूरा, और इसको पढ़ लेंगे हम। देखिए ग्लूकोमा में क्या है, ग्लूकोमा ये आई डिजीज़ है भैया, आई से रिलेटेड एक डिफॉर्मिटीज़ है, इसको हम समझते हैं। तो ग्लूकोमा क्या होता है, इसमें 2 टर्म थे, मीडियाट्रिक्स और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, मियोटिक्स और मीडियाट्रिक्स। ये इसको आप देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, प्लेलिस्ट उसका है एग्जाम प्रिपरेशन करके फार्माकोलॉजी, आप खोज भी सकते हैं हमारे चैनल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 3 ही ड्रग थे आई से रिलेटेड। तो ग्लूकोमा की बात हो रही है, एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ आई डिसऑर्डर occurs by nerve damaging due to intraocular pressure। ओके, ये एक आई डिसऑर्डर है, आंख से संबंधित डिसऑर्डर है। जो होता क्यों है भैया, ये इसलिए होता है क्योंकि आंखों के प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राकुलर प्रेशर। जैसे कि अगर आंख का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से बनाए, आप लोग अगर पेपर में कहीं भी डायग्राम अगर छोटा बहुत बनाते हैं तो भैया पेन से ही बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉपी जो है PDF फॉर्म में ऑनलाइन चेक होने लगा है कहीं ना कहीं चीज़ें अगले साल से ही। तो आप अगर PDF में आपको पता है कि क्या चीज़ें अच्छा आएगा, पेन से बना हुआ चीज़ें आएगा, पेंसिल वाला क्या होगा, धूमिल हो जाएगा। तो ये आँख का सीन हो गया, लगभग ऐसे ही चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे ऐसे ये रहता है, नर्व गई रहती हैं, ऑप्टिक नर्व। इसमें जो ये फ्लूइड भरा होता है ना, इसका प्रेशर जब बढ़ता है तो नर्व डैमेज हो जाती हैं। जैसे ये जो नर्व हैं
और इसका प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये डैमेज हो जाती हैं, इसी को ग्लूकोमा बोलते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ अ आई डिसऑर्डर अकर्स बाई नर्व डैमेजिंग ड्यू टू द इंट्राकुलर प्रेशर देन द टेम्पोरली और परमानेंटली विजन लॉस। अगर ये लंबे समय तक रहा है तो ये भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए टेम्पोरली, मतलब जैसे कि दिन में 2-4 बार ना दिखे, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर परमानेंटली लॉस यानी कि अंधा भी हो सकता है इंसान। क्लासिफिकेशन देखिए क्या है मैटर इसमें। ऑस्मेटिक एजेंट आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आता है, बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। ये कुछ दवाइयाँ इसमें, ऐसे क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तरीका भी बताया था अगले कुछ वीडियोज़ में कि कैसे क्लासिफिकेशन लिखिए, अच्छा रहेगा, आपका पेज भरना है। मैनिटॉल ऑस्मेटिक एजेंट में, मैनिटॉल ऑस्मेटिक एजेंट का मतलब ये कि वो प्रेशर मेंटेन करेगा। जैसे कि जब ज़्यादा प्रेशर हो रहा है आँख में तो भैया हम लोगों को ग्लूकोमा, जो भी भाई पीड़ित है उनको फेस हो रहा है, तो जब प्रेशर मेंटेन कर देंगे इसका तो क्या होगा, ग्लूकोमा की दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैनिटॉल आता है, ग्लिसरॉल आता है, उसके बाद कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आता है। ओके, इसमें क्या होता है, एसिटाजोलामाइड आता है, डोराजोलामाइड आता है, ब्रिंजोलामाइड आता है। ये पेशाब से संबंधित है। अगर फ्लूइड ज़्यादा है शरीर में तो ये सब थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ओके, इसमें आपको ब्लड प्रेशर को कम करना है, ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर हाइपरटेंशन है तो भी आँखों में प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ, हार्ट के द्वारा तेज़ी से पंपिंग किया गया तो पूरे शरीर में प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ओके, चलिए ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें टाइमोल है, बेटॉक्सोलोल है, लियोब्लूनोल है। अच्छा देखिए, ये कुछ चुनिंदा जो क्लासिफिकेशन या दवाइयाँ पढ़ रहे हैं, अब इतना आप न पढ़ पाएँ तो भाई दिक्कत है आपके लिए। इसको क्या करिएगा, पढ़ करके, या फिर अभी नोट्स भी दे देंगे हम, तो इसको नाम रफली लिखते जाइए चीज़ों को। कॉपी पेन वगैरह और पानी ले के बैठिए आप लोग। लास्ट मोमेंट है ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है चीज़ों को कि हाँ आराम से पढ़ेंगे। और ये भी जानते रहिए, घबराएंगे अगर तो कुछ ना कर पाएंगे, घबराना नहीं है, चीज़ें ध्यान से सुनिए और करिए। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन है, लेटनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, ये इतने ढेर सारे कैटेगरी है, इसमें से 2 ही 3 कैटेगरी भी आपको याद हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें डोजेज आ जाता है। बिटॉक्सोलोल का जो नीचे जैसे देखिए लिखा है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो हैं, इसका 0.25% यूज होता है। ओके, ग्लिसरॉल 50% ऑस्मोटिक एजेंट, ठीक है, ये यूज होता है। ठीक, ये वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये इस हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं दवाइयाँ। इंडिकेशन क्या है, मेनली इन ग्लूकोमा, इंडिकेशन या फिर इसी को यूज़ आप बोल सकते हैं, ये ग्लूकोमा में मुख्य रूप से यूज़ होती हैं दवाइयाँ। या बीटा ब्लॉकर है भैया अगर, तो ये भैया हाइपरटेंसिव ड्रग भी एंटी एंजाइनल के तौर पे भी यूज़ होगा। ये सब चीज़ें हैं ना, तो ऐसे आप बढ़ा के लिख सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन नॉट इन लो इंट्राकुलर प्रेशर, ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देना है जब हमारी आँखों की प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम है तो भी दिक्कत है भाई, प्रेशर कम रहेगा ना आँखों का तो क्या होंगी, जो आई बॉल बोलते हैं, इसको आई बॉल बोलते हैं, ये जो ऐसे है ना गोल सा, इसे आई बॉल बोलते हैं। ये अगर आपस में चिपक गया ना, श्रिंक कर गया तो भी दिक्कत है, आँख की साइज छोटी हो जाएगी, लेंस खत्म हो जाएगा, मतलब एकदम दिक्कत हो जाएगी, एंगल ही नहीं बनेगा इस पर, जो रेटिना पे बनना चाहिए तो दिखेगा ही नहीं आपको। ये मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, आप HFP में पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, है ना। ओके, तो ये पढ़ा आपने ग्लूकोमा। अब आते हैं दूसरी दवाई पे, ऐसे फटाफट एकदम डिस्कस करेंगे, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए भैया, कमेंट कर दीजिए आप लोग फटाफट। ओके, मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाता, आपका भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता थोड़ा सा जो भी डिस्कशन होता है, लेकिन थोड़ी सी क्या है ना, यहाँ पे डाटा की दिक्कत है। ओके, तो सॉरी, इसके लिए एडजस्ट करिए। अब आता है नेक्स्ट ड्रग था जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ओपियाइड एनाल्जेसिक। ओपियाइड का मतलब होता है नशीली दवाई, और एनाल्जेसिक का मतलब दर्द कम करने वाली, यानी कुछ ऐसी नशीली चीज़ें हैं जो दर्द को कम करने का काम करेंगी। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, एन ओपियाइड या नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज ए मेडिकेशन दैट रिलीव पेन बाय बाइंडिंग टू ओपियाइड रिसेप्टर। ओके, जो ओपियाइड या नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो रिलीफ देती हैं, हमें दर्द से राहत देती हैं। कैसे, ओपियाइड रिसेप्टर से बाइंड करके, जो कि रिसेप्टर GPCR हो सकते हैं, G14 कपल रिसेप्टर। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है GPCR। ये अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं कोलॉजी में, वैसे यहाँ पे भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ऐसे सेल्स है, इस पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जैसे इस प्रकार से ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो इस पे ये मान लीजिए ओपियाइड एनाल्जेसिक आया और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ओपियाइड एनाल्जेसिक का या कि इससे जुड़ जाएगा,
और दर्द को कम कर देगा। ओके, यही बात हो रही है। चलिए देखिए इसमें, इन द CNS स्पाइनल कार्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ओपियाइड रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये आप पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के मैं समझा दूँ, थोड़ा सा समझते रहिए चीज़ों को, रिवाइज भी होता जाएगा अच्छा खासा आपका। जैसे अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हम दिखाते हैं, यहीं पे स्पाइनल कार्ड कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। मशरूम कोई नहीं बोलेगा इसको, ओके। हाँ, तो ये ब्रेन हो गया, इसे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और ये स्पाइनल कार्ड से निकले हुए जो नर्व फैले पड़े हैं हमारे पूरे हाथ पाँव में, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। इन्हीं पे ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, और जब ये दवाइयाँ ज़्यादा तेज़ी से दर्द होता है लोगों को, तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं और उनका दर्द कम हो जाता है। ओके। और ये ओपियम, अफीम जो बोलते हैं, उसी का बना, उसी से ये दवाइयाँ मिलती हैं, और उसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन करा के उसके केमिकल निकाल के उसका यूज़ किया जाता है। अगर देखिए माइन्यूट कम मात्रा में, एक्चुअल मात्रा जितना ज़रूरत है उतना में यूज़ करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद हैं दवाइयाँ। दोज टाइप ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट सीवियर पेन इन आवर बॉडी। इसको सिंपल लिख सकते हैं कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द हमारे शरीर में हो रहा है तो उसको कम करने का काम करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियाइड एनाल्जेसिक, क्लासिफिकेशन क्या है? नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स, सिंथेटिक ओपिएट्स। नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड में क्या है? मॉर्फिन है, कोडीन है, थियाबीन है, पापावेरिन है। ओके। सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स में ये फोलकोडीन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, ऑक्सीमॉर्फिन है, हीरोइन है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ट्रिक बताइए कुछ याद करने का। बिल्कुल, देखिए बहुत ट्रिक वगैरह, आप खुद कन्फ्यूजिंग है। ट्रिक का मतलब क्या था? ट्रिक को याद करेंगे तो ट्रिक के याद में ये दवाई का नाम भूल जाएंगे। दवाइया का नाम तो याद रहना चाहिए। अब मैं बोल दूँ MC जी, मैं कल थार से प्राइवेट स्कूल गया, तो अरे भाई M मतलब मार्फिन याद होना चाहिए ना, C भर ये याद होना चाहिए। तो सीक्वेंस तो है नहीं कोई, बस ऐसे याद कर लीजिए। कोई ऐसा थोड़ी है P को पहले भी लिख सकते हैं, मार्फिन को बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बस एक बार लिख के याद करिए, रफली बस करते जाइए चीज़ों को, और उसी रफ को सुबह में दोहरा के चले जाइएगा, बात खत्म हो जाएगी। ओके ब्रदर। प्रैक्टिकली चीज़ों को करना सीखिए। ओके, ये दवाइयाँ हैं। फिर आता है सिंथेटिक ओपियाइड, यानी कि एक नेचुरल डायरेक्ट जो मिल रहा है, और एक सेमी सिंथेटिक, यानी नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल को मिला के बनाया जा रहा है, और सिंथेटिक ओपियाइड यानी कि फुल्ली जो है वो केमिकल करके बनाया गया है बस। तो ये चीज़ें हो गई, 3 टाइप की हो गई। ट्रामाडाल आपने सुना होगा, ट्रामाडाल इंजेक्शन भी आता है, मेथाडोन आता है, फेंटिनिल आता है, पेथिडीन आता है, ये सब दवाइयाँ हैं। ओके, अब यहीं पे आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये शरीर में कैसे क्या काम करते हैं? तो इट बाइंड विद CNS या ब्रेन रिसेप्टर एंड रिड्यूस पेन सेंसेशन। ये बाइंड करते हैं ब्रेन से के रिसेप्टर से, और पेन को दर्द कम करते हैं। ओके। इट गिव सेडेटिव इफेक्ट, ये नींद लाने का भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। इट काज वेजोडाइलेशन, ये वेजल्स को डायलेट करने का भी काम करते हैं। ओके। और इसी में क्या है, ये स्लाइटली BP को भी डिक्रीज, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे आप। इट इनहिबिट इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये हमारे पेट की जो गुड़गुड़ाहट, ये सब आवाज़ सुने होंगे आप, उसी को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, खाना वगैरह आते में और फिर बाहर निकल जाती हैं, तो वो भी करवाने का काम करते हैं, उसको रोकते हैं। डोजेस क्या है मार्फिन का? देखिए भैया, मार्फिन का क्या डोज है? मार्फिन इज यूज्ड इन 10 to 30 mg टैबलेट कंटिन्यूसली ऑन 4 आवर। अच्छा, 4 घंटे के अंतराल पे 10 से 30 mg हम दे सकते हैं मार्फिन को। कोडीन का क्या है भैया? कोडीन 200 mg यूज़ किया जाता है टैबलेट फॉर्म में। ओके, ये हो गया। इंडिकेशन यानी कि यूज़, इट इज़ यूज एज अ एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। यूज टू ट्रीट ट्राइया बिकॉज लोपरामाइड डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, लोपरामाइड जो इसमें जो आ रहा है चीज़ें, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करने का काम करते हैं। अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होगा तो आपकी आंत जो है, जैसे गुड़गुड़ाहट हो रही है आंत में और बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, यही तो होता है जब लूज मोशन होता है, तो इसीलिए लोपरामाइड देंगे, ये डिक्रीज कर देता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को, और बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा। इट इज़ यूज टू ट्रीट कफ बाय सप्रेसिंग कफ सेंटर, ये कफ सेंटर को रोक के कफिंग को भी रोकते हैं। जैसे कोडीन, कोडीन का बहुत मिसयूज होता है भाई, है ना, तो इसका आता था सिर्फ, अब बैन कर दिया गया क्योंकि लोग इसे नशा की तरह यूज़ करते थे, पी लेते थे शराब की तरह। ओके, तो कफ सेंटर को रोक के मेडुला ऑब्लांगाटा को ये कफिंग को भी रोकता है, खांसी को। इट इज़ यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह यूज़ होता है भैया ये। प्री एनेस्थेटिक क्या होता है ये आप बताएंगे? एनेस्थीसिया से पहले दिए जाने वाला, तो क्यों दिया जाता है ये आप बताएंगे? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, अगले जो 2-3 पार्ट है एग्जाम के लिए उसमें पढ़ाया हूँ। कंट्रा इंडिकेशन क्या है?
इसको किन कंडीशन में नहीं देना है? इट अवॉइड इन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है। इट अवॉइड इन लीवर डिजीज, कंट्रा इंडिकेटेड इन किडनी डिजीज, इन हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए कंट्रा इंडिकेशन किसी को भी कुछ भी लिख दीजिए, प्रेग्नेंट वुमेन में एकदम जरा से लिखे नहीं दिया जाता है। लीवर डिजीज है तो भी नहीं दिया जाएगा, किडनी डिजीज है तो भी नहीं दिया जाएगा। ये 3-4 एकदम कॉमन चीज़ें लिख दीजिए एकदम बिल्कुल। और एलर्जी किसी को होती है दवाई से तो भी नहीं दिया जाएगा। तो ये 4-5 कंट्रा इंडिकेशन आपको लिख ही देना है। ओके ब्रदर, तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वो देखिए यहाँ पे है एंटी हाइपरटेंसिव। ये देखना भैया, पसीना, पंखा नहीं चला सकते ना, आवाज़ आएगा बहुत तेज़ी से एकदम गड़गड़ाहट की। तो चीज़ें हैं, खैर क्या किया जा सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही बस एक्सक्यूज़ देंगे कि यार पसीना है, गर्मी है, कैसे पढ़ा जाए। मैं भी पसीने में ही काम कर रहा हूँ और बहुत से काम निपटा के दिन भर से मैं तब ये काम करने आया हूँ अभी। तो बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं देना है बाबू। ओके, पापा मम्मी भी कैसे कैसे काम कर रहे हैं, लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नंगे होकर पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन देखिए तो अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो भैया ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है चीज़ें। तो आप एंटी हाइपरटेंसिव यानी पहले हाइपरटेंशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं अगर पेज को बढ़ाने के लिए। तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द बीपी आर इंक्रीज्ड, ऐसे लिख डालिए पहले, है ना। ओके, नॉर्मल रेंज लिख दीजिए हार्ट का, तो 120/80 mmHg या फिर 140/90 mmHg WHO ने बढ़ा के इसका क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में देख लेते हैं सीधे यहीं पे देखिए। हाइपरटेंसिव के बारे में लिखा है, हाइपरटेंशन सिम्टम क्या आएगा? चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, ईयर नॉइज, बजिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, नोज ब्लीड, विजन चेंज। ये सब कॉमन सी बातें हैं, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। कन्फ्यूजन, नॉइज, कान में आवाज़ आना, बजिंग होना, घनघनाहट नहीं होता है, नोज ब्लीड ये हो सकता है बीपी अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो, और विजन चेंज यानी कहते हैं ना आंखों के आगे कुछ दिख नहीं रहा है बाबू, क्या करें, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए इसी में अब एंटी हाइपरटेंसिव को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी ड्रग है उसका बस डिफिनेशन कर दीजिए। दोज टाइप ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कंडीशन इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहेंगे। देखिए स्ट्रेटजी आप ये जानते रहिए, 80 नंबर का पेपर होगा भैया, आपको अगर 60 ही नंबर आ रहा है उसमें तो एकदम बिल्कुल पहले तो घबराना नहीं है। 60 नंबर आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग भी पेपर देते थे यार, नहीं आता था, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं याद हो पाता है कभी कभी। तो 60 नंबर को अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है, हेडलाइन डाल के लिखना है, बढ़िया से लिखना है, सिंबलाइज करके, पॉइंट डाल के, ठीक है ना, अंडरलाइन करके थोड़ा बहुत, तो चीज़ें बढ़िया से करना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें क्लासिफिकेशन देख लेंगे इसका हम लोग, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, रोटेट कर लेते हैं इसे, देखते हैं। ओके, देखिए लिखा है डायूरेटिक्स। अच्छा, बीपी को कम करना है, तो बीपी बढ़ने का कई कारण यही होता है कि देखिए पहले तो बीपी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो है नसों में बढ़ जाता है। तभी तो लिखा था कि खून भी आ सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से, तो यही बात है, पाइप फट सकती है ना, तो वही चीज़ें। तो हम कैसे कम करेंगे? डायूरेटिक देके, यानी कि ब्लड को ही कम करने का। ब्लड में क्या है, पानी है, सब पानी को छानना है, तो छान के कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे डायूरेटिक्स में ये देखिए, ये याद रखिए, डायूरेटिक्स अभी एक टर्म है, तो अगर मैं डायूरेटिक ना भी पढ़ाऊँ तो आप याद रखिएगा भैया, डायूरेटिक्स देखिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, इसी से मैटर आपका। डायूरेटिक्स में फ्रूसेमाइड आता है, ट्रोसेमाइड आता है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आता है, क्लोरथैलिडोन आता है, एमिलोराइड आता है, और स्पाइरोनोलैक्टोन आता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें ढेर सारी और दवाइयाँ होती है, लेकिन इतना बहुत काफ़ी है। तो इसमें 4-5 नाम आपको याद होना चाहिए। फ्रूसेमाइड आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं लेसिक्स नाम से आता है, ट्रोसेमाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सब चीज़ें दवाइयाँ आती हैं, 4-5 दवाइयाँ। ओके, ठीक है। अब इसमें आता है क्लासिफिकेशन में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एटी ब्लॉकर। एग्जाम्पल है लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वेल्सार्टन और इप्रोसार्टन, इर्बेसार्टन एक्सेट्रा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन ऐसे एंजाइम होते हैं जो बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसको ही रोक देंगे तो भाई बीपी कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, अच्छा एसीई को रोक देना है। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो एंजियोटेंसिन को बनने देते हैं, तो अब उस एंजाइम को ही रोक देंगे तो बनेगा ही नहीं भैया एंजियोटेंसिन। तो ठीक है, हार्मोन जो ये हार्मोन है, ओके। तो एंजाइम को रोकने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ? कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, रेमिप्रिल है, फोसिनोप्रिल है, और ट्रेनोडोल प्रिल है, और लिंसोप्रिल है, पेरिडिनोप्रिल है, क्विनोप्रिल है, एक्सेट्रा। तो ये प्रिल करके कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, रामिप्रिल, तो 3 नाम याद रख लीजिए आप। ओके, लिख के याद करना पड़ेगा भाई। ट्रिक का कोई नहीं, एक आध क्लासिफिकेशन में आप ट्रिक लगा सकते हैं, कितना ट्रिक याद करोगे बाबू,
तो 4-5 नाम याद कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। कोलोजी देखिए आपको मेडिकल में जब आएंगे तो भी आपको यूज़फुल रहेगा कि हाँ पता चलेगा कौन सी कैटेगरी की दवाई है, क्या है, ठीक है ना। कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिए हेल्पफुल है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ओके बाबू, परेशान मत होइए आप लोग। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एमिलोडिपिन आता है, निफिडिपिन आता है, वर्पामिल आता है, निमोडिपिन आता है, डिल्टाजेम आता है, फेलोडिपिन आता है। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये आपको पढ़ाया था हमने न्यूरो में, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में। इसमें कैल्शियम क्या होता है, नर्व के अंदर जाता है और वहाँ पे बीपी बढ़ाने का काम करेगा। मतलब अगर हार्ट के पास की बात करें तो वहाँ पे ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ाता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसी में आता है अगला सिंपैथोलाइटिक्स एजेंट आता है, फिर इसी में आता है वेजोडाइलेटर। तो ये थोड़ा सा चीज़ें, अब जरूरी नहीं है ये पांचों कैटेगरी आपको याद ही रहे, 3 2 5 3 3 6 जो कैटेगरी है, ठीक है ना। 3 ही 4 कैटेगरी भी आपको याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, काम बन जाएगा हम लोगों का। बिल्कुल लोड नहीं लेना, देखो घबराओगे तो कुछ ना कर पाओगे, ये याद रखो बिल्कुल। ओके, चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या मैटर है। डाययूरेटिक यानी कि बीपी को कम करेगा, सीधी सीधी बात है, बता दिया हूँ मैं क्लासिफिकेशन समझाते वक्त ही। एसी इनहिबिटर देखिए ये आर्टरी वेंस, दे हेल्प द रिलैक्स आर्टरी वेंस। ओके, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन डिक्रीज। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीपी को डिक्रीज करेगा, जो भी दवाइयाँ दी जा रही है उनका यही एक्शन होगा कि वो बीपी को डिक्रीज कर देंगे। हार्ट रेट आल्सो डिक्रीज्ड। ओके, अब इसमें मेन जाहिर सी बात है ना, एक यू देखिए थोड़ी सी बस बेसिक चीज सेंस है कि अगर हमको बीपी कम करनी है तो ऐसी ही दवाई देंगे ना, और उसका वही तो काम होगा कि बीपी को कम करेगा, बात खत्म। ओके, हाँ तो भाई, और थोड़ा सा ये भी चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, फ़ोन वगैरह बहुत गर्म हो रहा है भैया गर्मी से, थोड़ा सा चार्ज वगैरह सुबह में ही कर लिया करो या फिर रात में करो और उसके बाद निकाल दो। दिन भर चार्ज में लगा के भी फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करना, इस समय फटने के चांसेस है भैया, है ना। वो भी इक्विपमेंट ही तो है यार, उसकी भी तो एक सेंसिटिविटी है या फिर क्राइटेरिया कि इतना हीट सह सकता है, फट सकता है ना भाई। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों का। मैं खुद ही फ़ोन को बार बार पच कर रहा हूँ फिर बना रहा हूँ, 20-20 30-30 मिनट पे, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और इसी में डोज की फिक्सिंग की बात करें, डोज क्या देना पड़ेगा, तो फ्रूसामाइड जो है 20 mg या फिर 80 mg दिया जा सकता है, टैबलेट के रूप में आता है। एम्लोडिपिन जो आता है बीटा ब्लॉकर है। ओके, तो ये टैबलेट 2.5 से 5 mg दिया जा सकता है या फिर 10 mg दिया जा सकता है। इंडिकेशन या फिर यूज़, तो यूज़ क्या होगा, वही बीपी को कम करने के लिए इन एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जा सकता है। ये दवाइयाँ देखिए, एंजाइनल अगर कंडीशन आए एंजाइना पेक्टोरिस का, एंटी एंजाइनल ड्रग, तो भी आप ये दवाइयाँ आप टोटली लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए भैया फ़ायदा तो है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग याद कर लीजिए। अगर एंटी एंजाइनल ड्रग का भी क्लासिफिकेशन पूछ देता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन एंजाइना पेक्टोरिस, डायूरेटिक आर यूज्ड टू फाल बीपी, मतलब बीपी को कम करने के लिए। क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर लंबे समय से दिक्कत है किडनी से तो भी यूज किया जा सकता है। इन CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी दिया जा सकता है। तो ब्रदर देखिए, एक को याद करेंगे आप, 2-3 कैटेगरी की दवाइयाँ के बारे में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, अलग कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि हमने 4-5 कैटेगरी पढ़ा था ना इसमें, ये तो इसमें से 6 कैटेगरी पढ़ा था, तो 6 में 4 सेम ही होता है अलग क्लासिफिकेशन में, एंजाइनल में और CHF में। तो आप एक याद कर लीजिए बढ़िया से और सबमिट चेप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, परेशान मत होइए, बस छोड़िएगा मत और सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पास होने से नहीं रोक सकता तुमको। कंट्राइंडिकेशन, अवॉइड इन किडनी डिजीज, कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, अवॉइड हेपेटिक डिजीज। ओके, किडनी डिजीज में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, हेपेटिक डिजीज यानी लीवर डिजीज में नहीं देंगे, बात खत्म यार, सिंपल है ब्रदर। डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, अगला क्वेश्चन यही है हमारा जो मैंने सेट किया है। तो शॉक में क्या कौन सी दवाई दी जाती है, और डायरेटिक मैंने बता ही दिया, वो फ्रेसेमाइड, ट्रोसेमाइड और स्पायरोलैक्टोन। कोलिनर्जिक ड्रग्स उसके बाद देख लेंगे। ये पूरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 7th है, फिर 8th है। ओके, चलिए शेयर वगैरह कर दीजिएगा भैया दोस्तों से। ओके, इंट्रोडक्शन, शॉक इज अ क्रिटिकल कंडीशन बीइंग ऑन बाय द सडन ड्रॉप इन फॉल फ्लो थ्रू द बॉडी। अच्छा, शॉक का मतलब होता है झटका लगना, एक मतलब होता है ना कि कोई चीज़ बढ़िया से चल रहा था, अच्छा एकाएक बंद हो जाए, झटका लग जाए, यही तो होता है झटका, मतलब सडन, अचानक से। तो शॉक एक क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत घातक कंडीशन है, जिसमें होता क्या है, हमारे ब्लड जो है एकदम फॉल कर जाता है, सडन ड्रॉप इन ब्लड फ्लो, हमारा जो बह रहा है ब्लड नसों में वो एकदम से रुक जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहे जा रहा है, ये रुक गया। दिक्कत क्या होगा, सभी अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मेन तो ऑक्सीजन ही तुरंत चाहिए ना, ऑक्सीजन हर पल चाहिए, न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है,
ओके, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। सेल्स मरेगा, टिश्यू मरेगा, टिश्यू मरेगा तो आर्गन मरेगा, और आर्गन मरेगा तो पूरा सिस्टम मर जाएगा, और सिस्टम मर गया भैया शरीर का ना, तो बॉडी ही डेथ कर जाएगी। समझ रहे ना बात। शॉक को और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। शॉक इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यू डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी इन एडिक्वेट टिश्यू फंक्शन। वही बात जो मैं बताया हूँ, शॉक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड परफ्यूजन मतलब होता है छिड़काव, ऐसे छिड़कता है जो सेल्स के पास पहुंचाता है, सीधे सीधे बोल सकते हैं, तो वो टिश्यू में कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, सेल डेथ कर जाएंगी, इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन या फंक्शन का काम जो है बाधित होने लगेगा। काजेस क्या होगा, ट्रामा, दिक्कत क्या होगी, ट्रामा हो जाएगा, चोट लग हमारे शरीर में, घाव वगैरह बनने लगेगा तुरंत, हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट हमारा चोक कर जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लड लॉस, ओके, और एन एलर्जिक रिएक्शन भी हमें दिख सकता है। ओ सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ, उसके लक्षण, ये काजेज हैं, ये इस किन किन चीज़ों की वजह से ये होता है, हार्ट शॉक या फिर शॉक हमारे शरीर में। ट्रामा यानी चोट लगाया तो बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह गिर गया तो भी, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट हमारा काम करना बंद करे तो भी दिक्कत हो जाएगा, ब्लड लॉस, ब्लड की कमी हो गई हो तो भी दिक्कत हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, वही तो होगा। अगर ब्लड नहीं है तो भी तो ब्लड रुक जाएगा हमारे शरीर में, कम मिलेगा। एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन में भी कभी कभी शॉक लग सकता है हमारे शरीर में। सिम्टम क्या आएंगे, कूल कामी स्किन, ठंडा पड़ जाएगा चमड़ी, एकदम कमजोरी होगा, फैटिग, मूर्छित हो जाओगे, पेल स्किन जो पीला पड़ जाएगा, डिजीनेस, फेंटिंग, ये सब चीज़ें हैं। रैपिड पल्स, हमारा हार्ट रेट एकदम तेजी से बढ़ जाएगा, धर 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 धर, समझ रहे हैं ना। रैपिड ब्रीथिंग, नाउजिया और वोमिटिंग, और इनलार्ज प्यूपिल, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पुतली एकदम शिथिल हो जाएंगी, एंजाइटी, आप एकदम घबराने लगेंगे। ड्रग क्या है ये समझते हैं मेन। ड्रग विच इज यूज, ये सिम्टम वगैरह मैं क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लिख देंगे ना तो आपका पॉइंट बढ़ जाएगा, पेज बढ़ जाएगा। ये ऐसे मत लिखिएगा, आप ऐसे लाइन से लिखिए, कामी लिखिए, वन, डिजीनेस, नाउजिया, फिर ये वीकनेस को यहाँ चौथे पे, पीपल को यहाँ पे पांचवें पे, ऐसे लिखिएगा एकदम सीक्वेंस से, है ना, नंबरिंग करके, सिम्बलाइज वगैरह करके, ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ। ड्रग विच इज यूजिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक और सीवी शॉक। अच्छा, शॉक में या फिर कार्डियोवैस्कुलर शॉक में तो कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एमिन्स दिए जा सकती हैं जो बीपी को भी थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेंगी। अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, ये दिया जाएगा ताकि बीपी कम ना हो। कार्टिकोस्टेरॉइड, ये दवाइयाँ दी जाती हैं ना, ये हमारे शरीर के फंक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं, सेल्स के फंक्शन को कहीं ना कहीं। ऑक्सीजन दी जा सकता है, ऑक्सीजन देंगे कि भाई कम से कम इंसान जिंदा तो रहे। कार्डियोग्लाइकोसाइड दिया जाएगा ताकि बीपी जो है बढ़ता रहे, मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाए। ग्लूकागॉन ये दिया जा सकता है, डेक्स्ट्रॉन दिया जा सकता है ताकि शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा, ये सब चीज़ें बढ़े ताकि प्रॉपर जो है ब्लड बनता रहे और बहता रहे। अब ग्लूकागॉन और डेक्स्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कारण क्या है, ब्लड लॉस भी, ट्रामा भी है, तो अगर ये सब देंगे तो ब्लड की मात्रा मेंटेन रहेगी ब्रदर। ओके, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट लाइक कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, अगर ये तो मेडिकेशन हो गया दवाई की सहायता से, अगर दवाई नहीं है तो सीपीआर दे सकते हैं, ऐसे नहीं चेस्ट पे ऐसे आपने देखा होगा ऐसे रख के किया जाता है, सब पुश किया जाता है, धड़ाधड़ 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 तेजी से एकदम, ओके, ताकि हार्ट बंद ना हो जाए काम करना। ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वही है भैया, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट देंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट आउटपुट बढ़ेगा। ऑक्सीजन फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन जो है देंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ग्लाइकोसाइड जो है हार्ट रेट को बढ़ाएगा। डेक्स्ट्रॉन जो है न्यूट्रिएंट्स डिमांड फुलफिल, यानी कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देगा। ओके, और यहीं पे देखिए डोजेज है सिंपैथोमाइमेटिक लाइक एड्रेनालिन, इतना मात्रा में देंगे। ओके, ये थोड़ा सा याद भी नहीं रहेगा, डोजेज वगैरह छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, कंफर्म रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, कंफ्यूज नहीं होते, अरे डोज नहीं याद है अब क्या करूँ मैं तो मर गया, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ परेशान नहीं होना है। डोपामिन इंजेक्शन 200 mg दिया जा सकता है। ओके, 5 ml आर यूज्ड। इंडिकेशन क्या है, यूज, इट इज यूज्ड इन शॉक कंडीशन, ये दवाइयाँ जो है शॉक कंडीशन में दी जा सकती हैं। सिंपैथोमाइमेटिक आर यूज्ड इन हाइपोटेंसिव कंडीशन, बीपी अगर कम है तो भी दिया जा सकता है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। कार्डिकोस्टेरॉइड आर यूज्ड इन मैनी कंडीशन लाइक एज एंटी एस्थमेटिक ड्रग इन शॉक में तो दिया जाता है कार्टिकोस्टेरॉइड, अस्थमा में भी दिया जा सकता है, अस्थमा को ठीक करने के लिए। इन सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है ना, पल्मोनरी डिजीज यानी कि जो हमारे सीओपीडी बता रहा हूँ, तो सांस उस लेने में जब दिक्कत होती है ये, तो उसमें भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ओके, कल पल्मोनरी का मतलब होता है कि फेफड़े से रिलेटेड, और फेफड़े से रिलेटेड एक और चीज़ें होती हैं, वहीं से वेंस और आर्टरी भी जाती हैं, पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के पास, तो इसका भी रिलेटेड हार्ट से भी सेंस है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, इट एवॉइड इन हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में इसको एवॉइड करना है आपको, बीपी अगर बढ़ी हुई तब भी ये दवाई नहीं देनी है। कंट्राइंडिकेटेड इन ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देना है।
कार्टिकोस्टेरॉइड एवॉइड सीवियर एलर्जिक हिस्ट्री कंडीशन, अगर बहुत एलर्जी वगैरह होती है तो आपको कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना है। ओके, ठीक है। अगली चीज़ आते हैं, अब हमारा देखते हैं क्या भैया टॉपिक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स, डायबिटिक्स पढ़ा दूँ, थोड़ा सा देख ही लो भाई क्या मैटर है, चीज़ें डायबिटिक्स भी देख ही लो। चलिए, जैसे सब वैसे 5 मिनट इसके लिए भी देखिए, डायबिटिक का यहाँ भी फंडा है, ये सब मेरे ही नोट्स हैं तो अलग अलग जगहों पे पड़े रहते हैं थोड़ी सी चीज़ें। ओके, देख लीजिए, डायबिटिक ड्रग प्रमोट यूरिन आउटपुट। ये डायबिटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो यूरिन के आउटपुट यानी यूरिन को बढ़ा देंगे। जैसे मैं अगर मान लीजिए दिन भर में 10 बार पेशाब करने जाता हूँ तो हो सकता है मैं 15 बार जाने लगूँ। ओके, ये दवाई लेने के बाद दे आर डायरेक्टली एक्ट ऑन द किडनी एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस। अच्छा, ये एक्ट करते हैं डायरेक्ट किडनी पे भैया, और इसके वजह से हमारे किडनी का काम बढ़ जाएगा, और क्या होगा, किडनी का काम बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी और आयंस बाहर निकलेंगे, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम, क्लोरीन है, HCO3, ये सब चीज़ें हैं, बाइकार्बोनेट जो बोलते हैं। तो ठीक है भैया, अब इसमें आते हैं मेन अपना क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेंगे, वैसे जनरल सी वहाँ बात मैंने बताई भी थी। अब इसमें देखिए कैटेगरी हो जाएगा, फिर हाई इफिकेसी लूप डाययूरेटिक इनहिबिटर्स, मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक इनहिबिटर्स, वीक और एडजंक्टिव डाययूरेटिक्स। ओके, उसके बाद इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी है, तो सीधे सीधे 4-5 नाम याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, फ्यूरामाइड, ब्यूटेरामाइड, ट्यूरामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सब चीज़ें आते हैं। देखिए यहाँ पे स्पाइरोनोलैक्टोन, इप्रोलैक्टोन, आपको जिसे कि कभी कभी चीज़ें क्या है कि एक कैटेगरी नहीं याद होंगी तो बस डायरेक्ट लिखिए जी, ठीक है। तो जैसे कि आप डायूरेटिक ड्रग, डाईयूरेटिक ड्रग, पेपर में आप लोग रुमाल लेके जाइए भैया, अगर हाथ में पसीना हो तो पोंछ पोंछ के लिखिएगा, नहीं तो फैल जाएगा इंक वगैरह पूरा। तो इसमें ऐसे बस नाम लिख दीजिए, दीज आर द क्लासिफिकेशन लिखिए, डायबिटिक ड्रग क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक ड्रग। उसके बाद दीज आर द ड्रग इंक्लूडेड, उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट फ्रूसेमाइड, ट्रोसेमाइड, फिर स्पाइरोलैक्टोन, ये सब चीज़ें दवाइयाँ लिख डालिए एकदम। ओके, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों को लेके, ठीक है। इसका अगर यूज़ आप देखेंगे तो ठीक है, लिख दीजिए यूजेज जैसे है एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, अगर किसी को इडिमा यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है शरीर में कहीं कहीं, तो उसमें हम दे सकते हैं इन दवाई को, जो यूरिन को बाहर निकाले तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, फिल्टर होकर वो भी किडनी के रास्ते। रिफ्रैक्टरी इडिमा, ये ठीक है। एक्यूट रीनल फेल्योर, अगर किडनी फेल्योर होगी तो भी दे सकते हैं कुछ समय के लिए। इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए हाइपर कैलीमिया में दे सकते हैं, हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलेसीमिया में। ओके, इसके बाद डिक्रीज्ड ऑफ रेज्ड इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया है जैसे फ्लूइड का, तो भी हम इसको दे सकते हैं। ओके, उसके बाद उसी में है पॉइजनिंग ऑफ बारबिचूरेट एंड हैलाइड्स, इस कंडीशन में ये सब दे सकते हैं दवाइयाँ, ठीक है। बात खत्म करो। एडवर्स इफेक्ट्स यानी कि कंट्रा इंडिकेशन, ये दे सकते हो, डिजीनेस हो सकता है, हेडेस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है, हाइपर नेट्रीमिया हो सकता है, हाइपर कैलीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ये सब लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए अब आते हैं अपने कोलिनर्जिक ड्रग्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, तो हम देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स आपको पता है दूसरे चैप्टर का ये था, है ना, जिसमें नर्वस सिस्टम से संबंधित रिलेटेड बातें थी। तो ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगता है लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा नहीं, इससे कोई दिक्कत है। ओके, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकता है, कभी पूछ दे तो न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करने वाला। न्यूरो ट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प नर्व सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि हमें मदद करता है एक नर्व को दूसरे नर्व सेल से बात करने में, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ है तो इससे दूसरे चीज़ तक पहुँचाने में ये काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, है ना। ओके, तो जैसे कि इसमें होते हैं मेड ऑफ एमिनो एसिड्स, सम ऑफ देम आर हार्मोन्स, इसमें का एग्जांपल पूछ सकता है आपसे एक एक नंबर में, थोड़ी सी चीज़ें है ना, एक एक नंबर वाला भी मैटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल, तो एस्टिलकोलिन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है। ओके, डोपामीन हार्मोन याद रखिए, ये न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है। ओके, बात खत्म। यहीं पे आपने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ा था, तो ये भी हो सकता है पूछ दे आपको शॉर्ट नोट। तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का मतलब ये था कि द टर्म न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व,
ठीक है, थ्रू द न्यूरोह्यूमरल सबस्टांस। न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से जब एक नर्व से दूसरे नर्व तक चीज़ें पहुंचाई जाती हैं तो उसी प्रोसेस को न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफिनिशन आपको दिखाया गया है बना के, जैसे कि एक नर्व हो गया प्री साइनेप्टिक नर्व, साइनेप्सिस से दो नर्व के बीच की जो गैप होती है उसे साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स के पहले वाला क्या होगा, प्री साइनेप्सिस, और बाद वाला पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, बीच में जो है गैप है तो साइनेप्स हो जाता है। ओके, और ये बीच में जो है ये क्या है, जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है आपके। ओके ब्रदर, चलिए ये इसमें स्टेप्स अगर बात करें तो ये थोड़ा सा जानते हैं आप, 4 स्टेप होता है। एक्शन, पोटेंशियल, जनरेट, इम्पल्स, ट्रांसमिट, रिलीज, ट्रांसमिट, एक्शन, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व और टर्मिनेशन ऑफ इंडी। तो ये हो सकता है पूछे और ना भी पूछे, तो न्यूरो ट्रांसमिशन बस याद रखिए आप चीज़ों को थोड़ा, ठीक है, और ऐसे डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, भूल जाएंगे चीज़ों को। आते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स को अपने देख लेते हैं हम। चलिए देखिए इसमें क्या है कोलिनर्जिक ड्रग्स में, तो दोज ड्रग्स विच बिहेव या गिव एक्शन लाइक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज नोन एज कोलिनर्जिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग्स। अच्छा, इसको देखिए अलग अलग नामों से पूछ सकता है। कोलिनर्जिक ड्रग तो है ही एक, पैरासिम्पैथो माइमेटिक ड्रग्स। अच्छा, ये क्या पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, चीज़ों को जब फ्लाइट और फ्लाइट मोड या यूज़ हो जाता है या फिर ऑन हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम करता है, यानी कि बीपी वगैरह कम करने का काम करेगा, जाहिर सी बात है। ओके, पैरासिम्पैथो माइमेटिक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डिफिनीशन हो गया। इसके रिसेप्टर अगर बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं और मस्कर्निक रिसेप्टर, ये पढ़ाया भी है मैंने, प्रॉपर वीडियो लेक्चर डाला था मैंने, ठीक है। एन निकोटिनिक न्यूरॉन, NM निकोटिनिक मसल्स, मस्कर्निक रिसेप्टर में आते हैं M1, M2, M3, M4, M5। ओके, ये मसल्स से रिलेटेड होते हैं, ये नर्व से रिलेटेड होते हैं, इसमें भी न्यूरॉन और मसल्स में है, और ये अलग अलग जगह पे फैले होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसके क्लासिफिकेशन क्या है भैया, तो देखिए डायरेक्ट एक्टिंग होता है एक, जो अनकोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर डायरेक्ट बाइंड करेंगे और एक्शन देंगे, और एक आता है होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग, यानी कि ये डायरेक्ट रिसेप्टर से नहीं जुड़ेंगे, वो उसके अलग ही कुछ मैटर होगा इनका, यानी कि ये एंजाइम पे काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से दवाइयाँ आती हैं, एस्टिलकोलिन आती है, बेथनेकोल आता है, मेथेकोलिन आता है, कार्बाकोल आता है, पिलोकार्पिन आता है। और इसमें क्या होता है इनडायरेक्टली वाले में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार बाइंड करेगा और उसके बाद वो छोड़ देगा, जैसे कि कोलिनर्जिक सिस्टम में ये काम कर रहा है, तो इससे दवाइयाँ आई, जैसे ये ड्रग है मान लीजिए, तो ये यहाँ जुड़ा और फिर ये हट भी जाएगा। रिवर्सिबल यानी कि ज्यों का त्यों, यानी जैसा था वैसा फिर हो जाएगा। और इरिवर्सिबल मतलब ये जैसा था वैसा नहीं हो पाएगा, यानी कि एक बार ये यहाँ पे जुड़ा तो ये फिर अपने रूप में नहीं आ पाएगा जल्दी। ओके, यही बात हो रही है। तो इसमें आता है नियोस्टिग्मिन आता है, फाइसोस्टिग्मिन आता है, डिस्टिग्मिन आता है। थोड़ा सा नाम से ये भी पूछ सकता है कि नियोस्टिग्मिन आज दो रिलेटेड टू दोज डिजीज़ आर कैटेगरी ऑफ ड्रग, तो थोड़ा सा नाम याद रखिए, एक एक नंबर में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता उसमें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। ओके, ये सब है, सेरेनिन है, मेलाथियोन है, ये सब चीज़ें आता है। ओके ब्रदर, तो आते हैं हम लोग अपने इसमें में नेक्स्ट जो सब हेडिंग रहेगा इसका, तो देखते हैं लिखा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, क्या एक्शन देता है, कैसे कार्य करता है शरीर में। तो ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर हम लोग देखें तो ये भैया हार्ट के क्या करेगा, डिक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्शन सिस्टम। मैंने बोला ना पहले, पैरासिम्पैथो माइमेटिक यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा। माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, हु बहू। तो इसमें होगा क्या, बीपी कम हो जाएगी। ओके, ब्लड वेजल्स, ये क्या करेगा, ब्लड वेजल्स को भी उसमें प्रेशर कम कर देगा। ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मस्कुलर रिसेप्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम गिव एक्शन लाइक ब्रांको कंस्ट्रिक्शन, ब्रांकाई कंस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि बहुत कोई हाफ उफ रहा है, यानी कि ब्रांकाई को सिकुड़ाने का काम करेगा। इंक्रीज मसल्स रिसिक्रेशन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मसल्स म्यूकोजल है, सॉरी, म्यूकोसा मेम्ब्रेन से म्यूकोसा यानी कि सलाइवा वगैरह को सिक्रेट करने का काम करेगा। अनजीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करेगा भैया, मस्कुलर रिसेप्टर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देगा। ओके, अन आई में क्या कर देगा, रिलैक्सेशन ऑफ लेंस को रिलैक्स कर देगा। डोज की अगर बात करें तो बेथनेकोल आता है, ये देखिए 10 से 30 mg आप यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 बार एक दिन में, और ये अवेलेबल होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में भी। ओके ब्रदर, इसी में अगला पेज उसका देख लेंगे अगर मैटर क्या है, तो इंडिकेशन ऑफ एस्टिलकोलिन का यूज़ क्या है। एक एक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं ना अलग अलग, जैसे ये एस्टिलकोलिन किस में था, डायरेक्ट वाले में था।
एसिटिलकोलिन बिलोंग टू क्लास ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। ओके, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा मियोसिस। अच्छा, ग्लूकोमा में भी यूज होता है, मियोसिस यानी कि ग्लूकोमा में भी प्रेशर बढ़ा होता है, मियोसिस में भी लेंस वगैरह को छोटा करना रहता है, ये सब चीज़ें। करंटली बेथनेकोल इज यूज इन इंक्रीज इवैक्यूएशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर बेथनेकोल यूज होता है यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए, अगर किसी को पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है तो भी। ग्लूकोमा, ये देखो यहाँ पे मैंने किया है, पॉइंट लिखा है छोटा छोटा, ये आप जानते भी हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या है, कोलिन ईस्टर, ठीक है। इसका क्या होता है कंट्राइंडिकेशन, एवाइडिन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में नहीं देंगे क्योंकि ये HCl की सिक्रेशन को बढ़ा देता है और ज़्यादा HCl सिक्रेट करवाएगा। इट एवाइडिन अस्थमा बिकॉज काज ब्रांकोस्पाज्म एंड इंक्रीज म्यूकोजल सिक्रेशन। अच्छा, ये अस्थमा में नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रांकाई को कंट्रिक्ट करता है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके ब्रदर, तो ये आपने जो पार्ट था इसको आपने ख़त्म किया। जैसे कि ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 पढ़ लेते हैं और 8 पढ़ लेते हैं और मैटर हो जाएगा ख़त्म। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा वो छूट गया है मेरा। जैसे कि हार्मोन्स का जो पोर्शन था 8 घंटे का पूरा चैप्टर है, लेकिन उसमें से छोटा छोटा एकदम उसमें फिजियोलॉजी पर पूछा था और उसका वर्क पूछा था, उसकी वजह से क्या बीमारी होती है। तो मैंने 6 पेज में बहुत छोटा छोटा उसका टॉपिक किया है, उसमें से जरूर क्वेश्चन 5-10 नंबर का आएगा। ओके, हार्मोन्स में से 5-10 नंबर का, तो उसको समझ लेंगे, 10 मिनट लगेगा, है ना। तो 7-8 मान लीजिए 9 क्वेश्चन हो गया। ओके ब्रदर, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन्स को ही पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो हार्मोन से रिलेटेड मैं बात कर रहा था, हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। ओके, हार्मोन्स और हार्मोन्स के एंटागोनिस्ट यानी उसको रोकने वाली चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये देखिए 5-6 पेज है भैया, छोटा छोटा, जैसे कि देख सकते हैं आप इसी में जो है मैटर। हार्मोन्स क्या है भैया, हार्मोन्स आर डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड और लिपिड। ये एमिनो एसिड से बने होते हैं यानी प्रोटीन के और लिपिड के, फैट के। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की काम करते हैं। सिंपल सी बात समझिए ना, आप जैसे छोटे थे, 10 साल तक थे, 12 साल तक थे, आप देख रहे थे शरीर पे बाल नहीं आ रहे थे, है ना, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं थी दिक्कत, या फिर मतलब दिक्कत नहीं बोलेंगे इसे, मतलब नहीं था कुछ, नॉर्मल हमारी बॉडी थी, चिकनी पतली सी एकदम, और जननांग छोटे थे, ग्रोथ मतलब नहीं हुआ था, ऐसा होता था ना, आप लंबे नहीं हो रहे थे तेजी से। लेकिन एकाएक 10-12 साल के बाद जो है देखा आपने कि आप थोड़े से तेजी से लंबे होने लगे, दाढ़ी मुछाने लगे 15-16 साल तक होते होते, महिलाओं में जो है जननांग बढ़ने लगे, उनके जो क्या बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड वगैरह ये सब डेवलप हो गए प्रॉपर, जो दूध पिलाने की ग्रंथि है, ये सब चीज़ें डेवलप हो गई, है ना। आप अपनी माता बहनों सबको देख सकते हैं, आप खुद को देख सकते हैं, आप बड़े हुए हैं कैसे धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो हार्मोन्स का ही रोल है, क्योंकि एकाएक क्या हो गया, आखिर हार्मोन सिक्रीट होने लगा सही में, जो कि मैसेंजर की तरह काम किया, सेल्स को हमारे मैसेज दिया है, भाई अब तो बड़े हो जाओ, अब आ गई उम्र, अब होना है बड़ा, है ना, ये सब चीज़ें हैं, तो मैसेंजर की तरह काम करता है। दे आल्सो कंट्रोल और हेल्प हाउ सेल्स और ऑर्गन्स डू देयर वर्क। तो ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं और मदद करते हैं सेल्स कैसे और अंग कैसे काम करेंगे, लाइक प्यूबर्टी, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन्स एक्सेट्रा। ओके, ये चीज़ें हैं। जी हाँ, तो इसमें देखिए आगे क्या है, लाइक प्यूबर्टी यानी जवान होना, वही मैं बोला ना एग्जाम्पल जैसे समझाया आपको। ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम ज़्यादा ना हो, उसको मेंटेन करना। ओके, जैसे कि अब इसमें कई टॉपिक थे 10-11 जो हार्मोन्स के, तो देखिए 8th 9th 10th 11th 12th तो है 5 पेज का, फटाफट एकदम समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें तो 2-3 के बारे में पूछने का चांसेस है। ओके, तो थायराइड हार्मोन क्या है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, देख लीजिए 5 से 10 मिनट इसमें। थायराइड हार्मोन क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ हार्मोन विच सिक्रीट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो हमारे चेस्ट के करीब में लगभग रहता है, गर्दन के और चेस्ट के करीब में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, इसका शरीर में क्या रोल है, तो इट स्टिमुलेट द रिस्पायरेटरी सेंटर, ये हमारे श्वसन दर को बढ़ाता है। और थायराइड हार्मोन इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 मसल्स फाइबर, जो टाइप 2 मसल्स फाइबर यानी कि हमारे मसल्स को ग्रोथ को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। इट इंक्रीज BMR, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर में पाचन वगैरह को भी बढ़ाने का काम करता है। पैथोलॉजिकल रोल, आखिर इसके कमी से शरीर में क्या दिक्कत हो सकती है, पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारी से संबंधित बात हो रही है। तो सम टाइम इन्फ्लुएंस कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, ये सम टाइम कभी कभी हमारे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को भी, सिकुड़न को भी और सिकुड़ना फैलाना इसको प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस्ड HR, हार्ट रेट, ओबेसिटी, मोटापा को भी ये दिक्कत करता है या फिर बढ़ाता है। ओके, क्योंकि मसल्स फाइबर को बढ़ा रहा है ना, तो वेट बढ़ाएगा अगर थायराइड की वजह से। क्लिनिकल यूज, इसका
हम इलाज के तौर पे यानी कि दवाई की तरह पे कैसे यूज करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, देखिए ना। कार्डियक आउटपुट आल्सो, मतलब हार्ट के काम को भी बढ़ाने की वही बात है। कंट्रेक्टिलिटी यानी कि सिकुड़ना फैलना, हार्ट का पंपिंग करना के लिए बढ़ा सकते हैं। थायराइड हार्मोन रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लांगाटा को बढ़ाता है, यानी कि ये हमारे श्वसन दर को भी मेंटेन करता है, सांस लेने की दर को, ठीक है। एक हार्मोन के बारे में आपने पढ़ लिया। अब देखिए दूसरा हार्मोन है पैराथार्मोन। तो थायराइड के बारे में जान लिया आपने, क्या कर रहा है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है, रिस्पायरेटरी सेंटर को। तो थोड़ा सा चीज़ें हैं, बस आप एक बार ऐसे पच करिए वीडियो को और एक बार आंखें बंद करके और रिवाइज कर लीजिए मन में, बस याद हो जाएंगी चीज़ें, ओके। परेशान नहीं होना है। पैराथार्मोन ये क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसी के पास से ये भी सिक्रेट होता है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका, यानी शरीर में क्या काम करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम लेवल को शरीर में बढ़ाता है। इट आल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को भी बढ़ाने का काम करता है। पैथोलॉजिकल रोल क्या होगा, इसके वजह से शरीर में दिक्कत क्या हो सकती है, बाई इट सम टाइम कैल्शियम लेवल हार्म एबनॉर्मल अकर्स इन ब्लड, कभी कभी इसकी वजह से हार्ट में ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ घट सकता है। ओके, और कैल्शियम बढ़ना भी दिक्कत है भाई ब्लड में, क्योंकि उसकी वजह से तमाम दिक्कतें होने लगेंगी, थक्का तेजी से जमने लगेगा, और क्या बोलते हैं सेल्स को ज़्यादा मिलेगा तो एक्शन पोटेंशियल यानी हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लिनिकल रूल क्या है, दवा की तरह क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर किसी को थायराइड हार्मोन की कमी है तो उसको दे सकते हैं। इट यूज्ड टू कंट्रोल लो कैल्शियम लेवल अगर शरीर में कम है तो भी दिया जा सकता है। इट मेंटेन द विटामिन डी लेवल क्वांटिटी, ओके। विटामिन डी क्या है भैया, विटामिन डी ये फैट साल्युबल विटामिन है, एडी के बोलते हैं ना, ओके। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है विटामिन डी का, फिजियोलॉजिकल रोल होता है भैया, इट बॉडी मेंटेन द कैल्शियम लेवल, ये विटामिन डी जो है ना कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। अब कहेंगे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, हाँ, क्योंकि आपने कभी कैल्शियम का देखा होगा ना टैबलेट वगैरह, तो उसमें लिखा रहता है कैल्शियम विटामिन D3, क्योंकि डी अगर नहीं रहेगा विटामिन डी ना, जो सनलाइट से भी हमें मिलता है, तो कैल्शियम का स्टोर नहीं होगा बॉडी में, ओके, कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, ओके। जैसे कि सीधे HCl समझिए ना आप, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं मिलेंगे तो HCl नहीं बनेगा अम्ल, वैसे ही अगर विटामिन डी और कैल्शियम नहीं मिलेंगे तो शरीर में वो यूज़ नहीं हो पाएगा, बात खत्म, ओके जी। इसी में विटामिन डी की बातें हो गई, तो इसका पैथोलॉजिकल रोल क्या है, अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत क्या होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हमारे हड्डियों में छिद्र होने लगेंगे, और रिकेट्स अकर्स, हमें कमजोरी वगैरह ये सब हड्डियाँ टेढ़ी होने लगेंगी। क्लिनिकल रोल क्या है, टुगेदर विथ कैल्शियम इट प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस को रोकेगा, यानी जो हमारी हड्डियाँ हैं उसको मजबूत बनाए रखेगा, छेद होने नहीं देगा, भंगुर नहीं होने देगा। स्टिमुलेट द इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। स्टिमुलेट हेल्प इन सेल ग्रोथ, सेल्स के ग्रोथ को भी बढ़ाता है, ओके। दो हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ लिया, देखिए 2-2 मिनट में एक हार्मोन्स कवर हो रहा है, तो ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा हो गया, चौथा आता है, चौथा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल का मतलब है मुख के द्वारा ऐसी कौन सी दवाई या चीज़ें ली जाती हैं जो हमारे ग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं, तो ठीक है। इट इज टाइप ऑफ ड्रग एजेंट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है, जाहिर सी बात है, मेटफॉर्मिन वगैरह आप लेते हैं मुंह के रास्ते, है ना, ये दवाइयाँ हैं। फिजियोलॉजिकल रोल, स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रेशन, ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन सिक्रेशन को, इंसुलिन बढ़ेगा अगर शरीर में तो वो ग्लूकोज को पकड़ के चलो काम करो, चलो काम करो, फालतू एनर्जी अपना बढ़ा रहे हो तुम लोग रख के, तो वो चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आप समझते हैं। इट डिक्रीज द रिड्यूस द शुगर लेवल, ये शुगर लेवल को कम करते हैं। पैथोलॉजिकल रोल क्या है, क्या दिक्कत होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, अगर ओरल ये दवाइयाँ नहीं दी जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शरीर में लो ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। अच्छा दी जाएगी तो इससे बीपी शुगर लेवल कम हो सकता है। सॉरी क्लिनिकल यूजेस, इट स्टिमुलेट पेनक्रियाज रिलीजिंग इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन की मात्रा इसकी वजह से बढ़ती है, ठीक है। एंटी थायराइड हार्मोन में क्या है मैटर, यानी थायराइड हार्मोन को रोकने वाली चीज़ें, तो दिस टाइप हार्मोन्स विच एक्ट अगेंस्ट थायराइड हार्मोन, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट। अच्छा, पहला ही जो टॉपिक था हार्मोन्स एंड एंटागोनाइज हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स को बारे में बताना है और हार्मोन्स को रोकने वाली दवाइयाँ, तो देखिए थायराइड को रोकने वाली दवाइयाँ, जब थायराइड हार्मोन बढ़ने लगे क्योंकि उसकी वजह से वेट ज़्यादा बढ़ने लगेगा, है ना, तो कार्बिमाजोल आती है। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका, इट इनहिबिट द डायोडाइनेज एंजाइम, ये एंजाइम को रोकेंगे जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा।
पैथोलॉजिकल रोल क्या है एंटी थायराइड हार्मोन का, इन्फ्लुएंस कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, ये कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को भी प्रभावित करेगा, यानी कि सिकुड़ने फैलने जो पंपिंग है हार्ट का उसको भी थोड़ा सा प्रभावित करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर सकता है, कम, ये देखिए, है ना। आप प्रॉपर लिखिएगा, इट डिक्रीज द हार्ट रेट व्हेन इट यूज्ड, सेंटेंस बढ़ा बढ़ा के लिखिएगा पूरा। क्लिनिकल यूज इन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी जब थायराइड मात्रा बढ़ जाए तो इसे दिया जा सकता है। अब इसी में कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है, देख लीजिए थोड़ा सा, ये थायराइड हार्मोन से ही निकलते हैं। कैल्सिटोनिन जो एक लिखिए सीधे इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम थायराइड हार्मोन, बात खत्म। फिजियोलॉजिकल रोल क्या होगा इसका, इट मेन वर्क द रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ने से रोकता है, ज़्यादा नहीं होने देता है। पैथोलॉजिकल रोल क्या है कैल्सिटोनिन का, सेम टाइप का हाइपोकैल्सीमिया, ये हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की मात्रा को कम कर सकते हैं हम, ये इसका दिक्कत है। क्लिनिकल यूज़ क्या है, हाइपरकैल्सीमिया में देंगे इसको जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हो। इन पैगेट्स डिजीज ऑफ द बोन, पैगेट्स डिजीज क्या है, इफेक्ट ऑफ न्यू बोन सेल फार्मेशन, अगर नए सेल फार्मेशन में बोन के दिक्कतें हो रही हैं तो ये दवाई दी जा सकती है, मतलब कैल्सिटोनिन दिया जा सकता है। इंसुलिन, अब देखिए इंसुलिन का क्या सीन है भैया, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ बीटा सेल, बीटा सेल से निकलता है पैनक्रियाज के, आप पढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत, ओके। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी फर्स्ट ईयर में, है ना, सोशल फार्मेसी था, इन सब में भी। फिर है फिजियोलॉजिकल रोल, शरीर में क्या काम करता है ये, इट मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है फिर ग्लूकोज में सुक्टोज फ्रक्टोज ये सब जो भी है सिंपलर फॉर्म में, तो इनको बढ़ने नहीं देता है, चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, ना घटने देगा ना बढ़ने देगा। पैथोलॉजिकल रोल क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया काज्ड बाई इट, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, यानी कि शुगर की कमी हो सकती है हमारे ब्लड में, ओके। क्लिनिकल यूज़ ऑफ इंसुलिन, ये यूज होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में, शुगर में, अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है। आता है अगला हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये फीमेल हार्मोन है, आपने सुना भी होगा। इट इज़ टाइप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, इट इज़ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है भाई। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इसका रोल क्या है, इट मेंटेन द मायोमेट्रियम वेस्कुलरिटी, मायोमेट्रियम क्या होता है, गर्भाशय जो होती है ना भैया, अगर डायग्राम बना के मैं समझा दूँ तो समझ लीजिए डायग्राम ही भैया, क्या दिक्कत है। ऐसे आता है, फिर लेयर यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होता है आपका, यहाँ पे ओवम होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके रहता है, इधर का बढ़िया से बना देता हूँ। अरे यार क्या बना रहा हूँ मैं, इतना घटिया कब से मैं बनाने लगा, कोई यहाँ समझ लो भाई, जल्दीबाजी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसे आके ऐसे रहता है वाई शेप में अपना गर्भाशय, अपना नहीं यार महिलाओं का, सॉरी महिलाओं में उसी गर्भ से भैया सब पैदा हुए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ओके। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय हो गया, तो यहाँ पे मायोमेट्रियम यानी मसल्स वाली जो एरिया होती है ना उसी को मायोमेट्रियम बोलते हैं लेयर, तो ये बनने में मदद करती है, क्या, प्रोजेस्ट्रॉन यानी बच्चा बच्चा पैदा करने में मदद करता है, सीधी बात है। इट इन्फ्लुएंस द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इसके वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यानी कि सूजन वगैरह होने में भी कम ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पैथोलॉजिकल रोल क्या है, इसकी वजह से दिक्कत क्या होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो दिक्कत हो सकता है, जो 28 दिन का एक पीरियड होता है, चक्र होता है। हेडेक, सर दर्द होगा, इन्फ्लुएंस द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी भैया। क्लिनिकल रोल क्या है, इट कंट्रासेप्शन, लोगों को कंट्रासेप्शन से रोकने के लिए, यानी कि लोग प्रेग्नेंट ना हो, लोग मतलब महिला, तो उसके लिए ये दी जा सकती है। कंट्रोल एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, अगर ज़्यादा गर्भ से ब्लीडिंग हो रहा है तो हम प्रोजेस्टेरोन को दे सकते हैं। मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी दिया जा सकता है। अब एक हार्मोन आता है एस्ट्रोजन और उसके बाद है दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोन, ठीक है। 10 मिनट समय लग गया, मैंने 5 मिनट बोला था, सॉरी, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आप इसको ना पच कर करके, मैं बोल रहा हूँ ना, आंखें मूंद के बस देख लीजिएगा, आपको हार्मोन्स का रोल पता चलेगा और वही चीज़ें हैं मैटर, छोटा छोटा, है ना। ये 3 नंबर भी पूछ सकता है आपसे, और 5 नंबर में पूछेगा तो 2-3 पूछ सकता है हार्मोन्स। एस्ट्रोजन, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, ओके, और इट इज़ मेनली फीमेल सेक्स हार्मोन, ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एस्ट्रोजन क्या है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। आल्सो डेवलपमेंट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, जननांगों को भी मदद करता है महिलाओं में
ग्रोथ करने के लिए। पैथोलॉजिकल रूल क्या है? अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ बॉडी की रुक जाएगी या दिक्कत होगी। एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एबनॉर्मल हो सकता है। आल्सो अफेक्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को अफेक्ट कर सकता है। क्लिनिकल यूज़ क्या है? ट्रीट टू सिम्टम ऑफ मेनोपॉज यानी कि जब रुकने लगे, जब मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जब महिला की पीरियड्स आनी बंद हो जाती है, तो उसको भी उस समय कुछ लक्षण अगर आते हैं जैसे सर दर्द या मोटापा, ये सब चीज़ें कुछ हो सकती हैं, तो एस्ट्रोजन जो है उसको दूर कर सकता है। प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस को भी दूर करता है। ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भंगुर हो जाना, कमजोर हो जाना, छिद्र हो जाना, सीधे सीधे मैटर यही है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसी में लास्ट है नॉर्मल प्रेगनेंसी करने में भी मदद करता है। ओके, यही पता है ऑक्सीटोसिन। तो भैया कल 1 घंटे 25 मिनट का वीडियो हो गया था, आज भी लग रहा है वही जाएगा सीन लगभग। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है, इतना देख ही सकते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है? इट इज़ अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है भैया, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका रोल क्या है? मिल्क इजेक्शन यानी कि महिलाओं में दूध को इजेक्ट करना, यानी बाहर निकालने में मदद करता है, बनने में मदद करता है। इट काज यूटेराइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके वजह से हमारे नहीं यार, सॉरी, महिलाओं में जिससे हम निकले हैं, हम लोग पैदा हुए हैं, है ना, उसी गर्भ से, ओके, उससे कंट्रिक्ट करने में प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि जब लेबर पेन होता है तो यही कंट्रिक्शन करवाता है, सिकुड़न करवाता है। लेबर जो है पेन जब इसी की वजह से होता है, मसल्स सिकुड़ेंगी तो दर्द होगा वहाँ पे, और बच्चा जो है बाहर निकलेगा। बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि आपने अभी ये गर्भाशय का जो सीन थोड़ा सा देखा है ना, अभी यहाँ पे तो गर्भाशय क्या है, एक ही तरफ तो खुला है, जहाँ पे बेबी है मान लीजिए ऐसे बेबी, और खुला किधर है, इधर वैजाइना है, तो वही जब कंट्रिक्ट होगा यहाँ पे सिकुड़ेगा, सिकुड़न होगा, तो जाहिर सी बात है जिधर ओपन रहती है चीज़ें उधर ही तो बाहर निकलेगा, तो बाहर आ जाता है भैया, वही फिनोमेना है। ओके, फिनोमेना यही सिंपल सा है, 10 सेकंड में समझ गए, लेकिन उसके लिए 9 महीने लग जाते हैं। ओके भैया, कार्टिकोस्टेरॉइड क्या है? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, ओके, समझ गए बात। ओके, कार्टिकोस्टेरॉइड क्या है? एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है इनका? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इट गिव द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट पचाने में, यानी रोटी चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको पचाने में मदद करता है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन को भी काटता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ओके, लॉन्ग चेन होता है NO2 की, अमीनो एसिड का प्रोटीन। और इन्फ्लामेटरी एक्शन, यानी कि हमारे शरीर में जो सूजन वगैरह होता है ना, कभी चोट लगता है, सूजन, ये सब इसी वजह से होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड और हिस्टामिन की वजह से खुजली होता है, तो ये चीज़ें हैं, तो ठीक है। हिस्टामिन भी था, हिस्टामिन के बारे में जानते रहिए। हिस्टामिन एक ऐसा हार्मोन है जो खुजली करवाने का हमारे शरीर में काम करता है, ठीक है ब्रदर, ओके। पैथोलॉजिकल रोल क्या है? ये सभी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। अगर इसके कमी होगी तो दिक्कत होगी भैया। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में नहीं पचेगा, प्रोटीन नहीं पचेगा, ये सब दिक्कत होगी। सूजन नहीं होगा, कहीं तर चोट लगेगा तो सूजन होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए ना आपको। क्लिनिकल यूज क्या है? स्किन डिसऑर्डर के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, अस्थमा में यूज़ किए जा सकते हैं, और अल्सोकोलाइटिस यानी अल्सर वगैरह जो होता है तो भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये पूरा आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल या कैसे काम करता है। कीमो मतलब होता है केमिकल, थेरेपी मतलब उपचार करना। तो इसको सीधी समझिए ना आप, इसे सुने होंगे तो कैंसर समझते होंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट को कीमोथेरेपी कहते हैं। नहीं, कैंसर क्या है? कैंसर एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाता है, यानी कि ढेर सारे सेल्स बनने लगते हैं, तो उसी को कैंसर करते हैं ना। जैसे कैंसर को ऐसे एक सेल से 10 सेल, यहीं बस 20 सेल ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे गांठ बन गया, मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे सेल्स हमारे ग्रोथ होंगे तो गांठ बन जाएगा, दर्द होगा, ऐसे दिक्कत होगी ना। तो एबनॉर्मल ग्रोथ जब होता है तो उसी को कीमोथेरेपी कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए। तो हमारे शरीर में और भी बहुत से कंडीशन आते हैं, माइक्रोबियल कंडीशन, माइक्रो ग्रोथ जब ग्रोथ होता है तो वो भी क्या करते हैं, ढेर सारे ही तो पनपते हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है? कीमोथेरेपी किया जाता है। इनको ठीक करने के लिए, इनको मारने के लिए, हमारे शरीर को इनसे बचाने के लिए। तो बात समझ आएगी आपको। कीमोथेरेपी यूज किया जाता है जब ढेर सारे सेल्स वगैरह ग्रोथ करने लगते हैं। तो ग्रोथ का मतलब कैंसर तो आएगा ही, एंटोनियोप्लास्टिक देखा लिखा है, एंटी कैंसर ड्रग, लेकिन और भी जो माइक्रोब्स वगैरह भी बढ़ते हैं उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है, उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल समझ लेते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है यहाँ पे देखिए, आप मैटर देखिए लिखा है, जनरल या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन या नियोप्लास्टिक डिजीज। ओके, देखिए यहाँ पे मैटर है, इसमें 4-5 स्टेप आते हैं। जैसे कि डायग्नोसिस, पहले तो आपको डायग्नोसिस करना है, पहले हमें जानना है कि भैया अगले व्यक्ति को, पेशेंट को दिक्कत क्या है ना। उसके बाद डिसाइड द कीमोथेरेपी इज नेसेसरी और नॉट, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको एंटीबायोटिक देना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है। बात खत्म, ओके, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे पहला ऐसे चार्ट बना दीजिएगा, फर्स्ट में डायग्नोसिस, एक पेज में पूरा हो जाएगा ऐसे।
फिर सेकेंड स्टेप आएगा डिसाइड, है ना, ठीक है। थर्ड स्टेप आएगा आपका सिलेक्ट द ड्रग। अगर डायग्नोसिस की और दवाई देने की अब जरूरत है, डिसाइड हो गया, तो सिलेक्ट द ड्रग, कौन सी दवाई से देंगे, इसे एंटीवायरल ड्रग देना है, एंटी फंगल ड्रग देना है, या एंटी बैक्टीरियल ड्रग देना है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द ड्रग। ओके, उसका अगला स्टेप आ जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको कितने बार दिन में देना है और कितने लंबे समय तक, जैसे कि दिन में 3 बार देना है और 1 हफ्ते के लिए देना है, ये कैसे मतलब कंफर्म करना है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग। जैसे चौथा आ जाएगा कंटिन्यू थेरेपी, कितने दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक, कितने दिन तक चलेगा चीज़ें, तो वो थेरेपी। फिर है टेस्ट फॉर क्योर, और लास्ट में हम ये टेस्ट कर लेंगे कि भैया ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया आप, ठीक है मालिक। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा था, एकदम बढ़िया, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। तो बस बात खत्म। पहले हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे ड्रग, फिर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कंटिन्यू थेरेपी, उसके बाद टेस्ट फॉर क्योर। ठीक है, एक बार आप लिख दीजिएगा ऐसे चार्ट बना के, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। और 10-15 मिनट बचा है भैया, तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हाँ भैया मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना है, एक्सक्यूज़ नहीं देना है। ओके, और घबराना नहीं है। तो 10-20 मिनट और मिसुल से बचा है, तो उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और एक बार अभी देख लेंगे, एक बार सुबह देख लेंगे। आप अगर कन्फ्यूजन है तो आपकी चीज़ें मैटर क्लियर हो जाएंगी। ये जो अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम आपको 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में आपको, दावे से कह रहा हूँ यार, मैं मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, आपका टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ एग्ज़ाम के पहले। ओके, और जो बाकी के 3-4 जो पार्ट मेरे हैं अपलोडेड, उसको भी आप देख लीजिए, तो आपके 50-60 नंबर मैक्सिमम मिनिमम आपके कम से कम मिल जाएंगे इस पूरे मेरे चैप्टर से। अब एक्यूरेट 80 नंबर तो भैया मैं भी नहीं दे सकता, मैं नहीं पेपर बना रहा हूँ भैया। ओके, हाँ तो भैया देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, डिस्कस द डिफिनेशन क्लासिफिकेशन यूज ऑफ द ड्रग। यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी नहीं लिखा है, तो फार्माकोलॉजी में क्या दिखता है, डोजेज, कंट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, या इंडिकेशन को यूज भी बोलते थे, तो वो पूरा लिखना रहता था। इसमें बस डिस्कस करना है, मतलब डिफिनेशन बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है और यूजेज बताना है। ओके, और कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह कुछ नहीं बताना है हमको। तो पेंसिलिन देखिए क्या है मैटर भैया, पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ये किसके अंदर में आ रहे हैं ये सब दवाइयाँ, ये सब कीमोथेरेपी के अंदर में आ रहे हैं भैया। ओके, कीमोथेरेपी की बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पे पेंसिलिन के बारे में क्या मैटर है। पेंसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो खोजा गया था। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा खोजा गया था। ओके ब्रदर जी। ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, ये फंगस यानी फंगी से मिला था, पेंसिलियम नोटेटम से। क्लासिफिकेशन क्या है इसका, ये देखिए नेचुरली और सेमी सिंथेटिक पाया जाता है भैया। तो नेचुरल में क्या है, पेंसिलिन जी है, प्रोकैन पेंसिलिन जी है और पेंसिलिन वी भी है। और सिंथेटिक यानी जो बताया, सेमी सिंथेटिक यानी नेचुरल और केमिकल को लेके बनाया जाता है, दोनों को आपस में रिएक्ट करा के। पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है, एक्सटेंड स्पेक्ट्रम है, बीटा लैक्टमेज है। एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है। ये एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन धड़ल्ले से आपने देखा है, इस समय चल रहा है ये। कैलुक्लेनिक एसिड आता है, बीटा लैक्टमेज जो इनिबिटर होता है ना, टेजोबैक्टम आता है, टेजार बोलते हैं जिसे, बहुत सीवियर कंडीशन में ये दिया जाता है भैया, हार्ड होता है बहुत। 4000 mg में आता है, यानी 4 ग्राम में। डोज क्या है एमोक्सिसिलिन का, ये सब नहीं पढ़ना है हमको, तो बातें खत्म, सीधे आप बता देना इंडिकेशन यानी यूज़। तो इंडिकेशन का देखिए, फेरिंगाइटिस यानी कि फेरिंग्स में जब सूजन वगैरह हो जाए, लैरिंग्स फेरिंग्स होता है ना गले में, सीधे सीधे बोल सकते हैं आप। ओटिटिस ईयर इन्फेक्शन में दिया जा सकता है। मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजिस यानी ब्रेन और स्कल के बीच का जो लेयर होता है, जो घसने ना दे चीज़ों को, जैसे कि ये मान लीजिए आपका ब्रेन हो गया और इसके ऊपर अगर हड्डी रहेगी तो रगड़ जाएगा ना, इन दोनों के बीच में एक लेयर होता है जिसे मेनिंजिस बोलते हैं। मेनिंजिस में अगर सूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उस समय दिया जा सकता है। सिफिलिस यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में दिया जा सकता है, डिप्थीरिया में दिया जा सकता है, टिटनेस में दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें मैटर था इसका। ओके बेटा, अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आता है अगला टॉपिक सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में भी वही डिफिनेशन बताएंगे पहले। सल्फोनामाइड भी क्या है, एक फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, मतलब ये भी एक माइक्रोबियल एजेंट है। सबसे पहला तो वही है पेंसिलिन, उसके बाद मतलब ये सब चीज़ें हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल जब लिख दिया तो ढेर सारे लोगों को ये मारता है, किल करता है। ओके, अब पेंसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया को इसी मारेगा। ये क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट पैरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, पैरोजेनिक मीन्स होता है जो पस बनाने का काम करें शरीर में। ओके, इट इज डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड से ये बना हुआ है। कंटेनिंग है सल्फोनामाइड रिंग SO2 NH2, ये सब याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हम सीधे आते हैं अब इस पर,
क्लासिफिकेशन पे ब्रदर। ओके, देखिए इसको क्लासिफाइड किया गया है शॉर्ट एक्टिंग यानी और इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग और टॉपिकल यूज। शॉर्ट का मतलब है कम समय तक के लिए काम करे, जैसे एक बार दिए 2 ही 3 घंटे में इसका असर खत्म हो जाएगा, होता बोलते हैं ना, जब तक दवाई का असर रहा तब तक काम किया तब तक ठीक थे। इंटरमीडिएट में आता है तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग में देखिए सल्फिसोक्साजोल है और सल्फा मेथिजोल है। इंटरमीडिएट में आता है इसमें देखिए सल्फा मेथॉक्साजोल है और सल्फा डायजीन है। लॉन्ग एक्टिंग में आता है भैया सल्फा डॉक्सीजीन है और सल्फा मेथॉक्सीपायरोजीन है। टॉपिकल यूज में आता है मेफिनिमाइड और सिल्वर सल्फा डायजीन और सल्फासीटामाइड। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये यूज होते हैं, जैसे कि ये है। तो ठीक है, ये दवाइयाँ थोड़ा सा आप नाम में एक बार पढ़ लेंगे, ये यूज हो जाएगा भाई, मतलब याद हो जाएगा। पढ़ करके वीडियो पढ़ लीजिए, बात खत्म। और इसका बस यूज बता देना है हमें। यूज देखिए ढेर सारा है इसका भैया सल्फोनामाइड का। इट इज़ यूज इन यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि खून आने लगता है जब पेशाब में। इट इज़ यूज एज अ मलेरिया ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर कंजक्टाइविटिस यानी आँखों के बगल में जो सूजन वगैरह होने लगता है तो उसमें कंजक्टाइवा में, है ना। और इन ट्रेकोमा यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैलेमिडिया इन आई यानी आँख में जब इन्फेक्शन होता है तो भी ये दवाइयाँ यूज होती हैं। ओके, ड्राफ वगैरह में आते हैं। इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इंटेस्टाइनल कोलोन में जब अल्सर इन्फ्लामेशन हो जाए कोलोन में बहुत दिक्कत होती है भैया। अगर आंत में सूजन हो जाएगा, आप खाना पीना नहीं खा पाओगे। जैसे यहाँ पे आपको दर्द होता है, छूते तुरंत दर्द होता है ना, तो अगर आंत में यहाँ पे सूजन हुआ है पूरा, तो खाना यहाँ पे जाएगी चीज़ें तो हाई प्रेशर पड़ेगा, दर्द होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये सब चीज़ें होंगी तो बहुत दिक्कत होती है। सिल्वर सल्फाडाइजिन 1% बर्निंग ड्रेसिंग। अच्छा, सिल्वर सल्फाडाइजिन जो है बर्निंग ड्रेसिंग में होता है, क्योंकि भैया बर्न अगर हो जाता है स्किन तो पूरी जो है क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर हट गया, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत होता है हाइजीन का ध्यान रखना और इन्फेक्शन ना हो। ओके, तो अगला टॉपिक आता है, देखते हैं। ठीक है ना, फटाफट देखिए चीज़ खत्म हो रही है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट यानी टीबी को ठीक करने वाली दवाई जो होती हैं उसके बारे में बताना है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जी हाँ, तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में यानी कि टीबी के बारे में है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स बट आल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, स्प्लीन, यूट्रस एक्सेट्रा। ठीक है, मुख्य रूप से तो लंग को प्रभावित करेगा, कफ आएगा, बहुत ज़्यादा खांसी आएगा, सूजन हो जाएगी, ये सब चीज़ें नलियों में सांस लेने वाले, लेकिन और भी अंगों को, लीवर को, किडनी को, ये सब जो है असर देता है। इसकी कास्टिव एजेंट क्या है, ट्यूबर कुलाई की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलाई की वजह से होता है। काजेज क्या देखिए यहाँ पे लिखा है वही, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई उसी को बोलते हैं। ट्रांसमिशन भाई खांसने उसने से फैलता है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, इसके और सिम्टम आप जानते ही हैं भैया क्या होता है इसका, यहाँ पे देख लीजिए सिम्टम अगर देखा जाए तो साइन एंड सिम्टम, कफिंग खांसी आएगा 2 हफ्ते से ज़्यादा और ग्रीन येलो ब्लडी स्टूम यानी कि खून भी आ सकता है, फीवर होगा, बुखार, चिल ठंडी लगेगा, चेस्ट पेन, वेट लॉस ऑफ एपेटाइट, फेटिग्यू, नाइट स्वेट, एनोरेक्सिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब चीज़ें हो सकती है। एनोरेक्सिया मतलब नींद नहीं आना, रात में पसीना छूटेगा, सांस लेने में दिक्कतें होंगी। ओके, अब इसका हमें मेन क्लासिफिकेशन पढ़ना है और यूज़ पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें देखिए ये बहुत खतरनाक दवाई होती है भैया, मतलब बीमारी होता है या फिर बैक्टीरिया होती है, इनको कई महीनों तक दवाइयाँ करानी पड़ती है, अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग एंटीबायोटिक देके, क्योंकि ये जल्दी मरते नहीं है, इनएक्टिव होंगे फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन न्यूअर ड्रग, यानी ये फर्स्ट लाइन दिया जाता है, फिर सेकेंड लाइन में ये दवाई दी जाती है। ओके आप लोग खुद से भी इनका नाम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोनियाजाइड, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं, अभी तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना सरकारी हॉस्पिटल में, तो टीबी डिपार्टमेंट एक होता है, उसमें दिया जाती है दवाई फ्री में। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब है। फिर इसमें इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैनामाइसिन और एमिकासिन और कैप्रीमाइसिन, ये देखिए न्यू ड्रग, नई दवाइयाँ जो हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जा सकती है, ओफ्लॉक्सासिन दी जा सकती है, क्लारिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन दी जा सकती है। ओके, यूज़ में देखा जाए अगर तो यूज़ भैया वही है कि मोस्ट इफेक्टिव इन द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के विपरीत काम करता है, उनको मारने का काम करता है। हाईली सेलेक्टिव पोटेंटी और ये सब चीज़ें एंटीबैक्टीरियल है, और ये सब मतलब और भी लिख सकते हैं आप, इन्फेक्शन में दिया जा सकता है ये सब चीज़ें, क्योंकि एमिकासिन इन्फेक्शन में यूज़ होता है ब्रदर। ओके ना, ठीक है। और मेनिंजाइटिस में दवाई दी जा सकती है, 2-4 बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके, और साइड इफेक्ट अगर किसी का भी लिखना है तो उल्टी, वोमिटिंग, हेडेक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, टॉक्सिसिटी हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, ये सब आप अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक आता है हमारा, देखिए फटाफट मैं खत्म कर रहा हूँ चीज़ों को।
बिल्कुल परेशानी होना है। एंथेलमेंटिक्स, एंथेलमेंटिक्स क्या होते हैं भैया, जो ऐसे कीड़े मतलब सॉरी स्कैरिस जो हमारे केचुए वगैरह पेट में पाए जाते हैं, उनको खत्म करने या उनसे निजात पाने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंथेलमेंटिक्स बोलते हैं। जैसे कि एल्बेंडाजोल, आपने मेबेंडाजोल ये दवाई देखी होगी, ये फ्री में भी बटता है सरकार की तरफ से। मेबेंडाजोल एल्बेंडाजोल देख लेते हैं कॉपी में भी। देखिए भाई, इंट्रोडक्शन, पैरासाइटिक वार्म, स्मॉल एनिमल विन लॉन्ग थिन बॉडी, नो आइज बोन और लेग। अच्छा, वार्म्स यानी कि ऐसे हैं जो लंबे हो सकते हैं, उनमें आंखें नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं और पैर नहीं होते, ठीक है ना, ऐसे पैरासाइट आल्सो नोन एज हेलमिंथिक्स, ठीक है। ये मैक्रो पैरासाइट्स होते हैं, बड़े साइज में ये पैरासाइट होते हैं, जैसे केचुआ वगैरह, ये पेट मतलब हमारे शरीर पे ही डिपेंड करते हैं। इट कैन जनरली बी सीन विद द नेकेड आई, ये आंखों से देखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि दूरबीन वगैरह लगाना पड़े, ठीक है। तो इनकी वजह से जैसे कि राउंड वार्म है, वाइप वार्म है, हुक वार्म है, ये जो इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। ओके, स्कैरिस जो बाहर केचुआ जमीन पे दिखता है वो स्कैरिस होता है, सॉरी। और राउंड वार्म वगैरह ये हमारे पेट में पाए जाते हैं बहुत लोगों को, मतलब बच्चे होने पे, छोटे बच्चे पे ज़्यादा होता है। ट्रांसमिशन है सॉइल से, मतलब मिट्टी से ये सब फैल सकता है। सिम्टम क्या आता है, नाउजिया होगा, उल्टी, एब्डामन पेट में बहुत दर्द होगा, और जो खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, और टायर्डनेस, थकान होगा। खाना नहीं खाओगे तो जाहिर सी बात है थकान तो होगा। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। तो 3-4 नाम तो आपको जनरली याद होना चाहिए। ड्रग एक्टिव अगेंस्ट नेमेटोड्स, ये अलग अलग उसमें प्रजाति आती हैं, तो अलग अलग दवाइयाँ उनको दी जा सकती है। तो एल्बेंडाजोल आता है, मेबेंडाजोल आता है, इवरमेक्टिन आता है, डाई इथाइल कार्बामाजीन, ठीक है ना, डाई इथाइल कार्बामाजीन यही दिया जाता है आपके उसमें भी, फैलेरिया में भी। फिर है पैरेंटिल प्रमोट। ये 4-5 नाम याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेलमेंटिक्स, और ये 4-5 दवाई नाम लिख दीजिए, ये कैटेगरी मत लिखिएगा। ओके, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन, डाई इथाइल कार्बामाजीन। ओके ब्रदर, यूजेस क्या है इसके, यूज देख लिया जाए तो फॉर ट्रीट इन्फेक्शन काज बाई वर्म्स, ओके, फॉर पैरास, फिर लिख सकते हैं काज बाई पैरासाइट। ओके, तो ये चीज़ें हैं जी हाँ। तो अब देखते हैं अगला जो कैटेगरी है या फिर अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, एंटी मलेरियल ड्रग। उसके बाद 2 और बचा है, तो इसमें मान लीजिए 2 मिनट, इसमें 2 मिनट, इसमें 2 मिनट, यानी 5-6 मिनट और लगेगा भैया, तो खत्म हो गया वीडियो लेक्चर आपका। ओके, निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं। एंटी मलेरियल ड्रग का मतलब देखिए क्या है। एंटी मलेरियल का ही मतलब होता है कि मलेरिया को ठीक करने वाली दवाई, है ना। दो टाइप ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द एंटी मलेरियल कंडीशन। ओके, मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है। मलेरिया जो एक प्रोटोजोआन डिजीज है, ठीक है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम स्पीसीज के होते हैं ये। हमारे हमारे यार क्या मतलब, हमारे ही बोल लो, आसपास के जो हमारी मच्छरें हैं, महिला मच्छर, एनाफिलीज मॉस्किटो, उन्हीं की वजह से ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, क्योंकि वो उनमें अगर इन्फेक्शन हो चुका है, वो दूसरे व्यक्ति को काटेंगे तो उसको हो जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मली आप प्लाज्मोडियम मलेरियाई या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से जान सकते हैं आप। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन हम डायरेक्ट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन सिम्टम अगर बात करें थोड़ा सा बढ़ाने चढ़ाने के लिए, तो मलेरिया में देखिए ठंडी लग के बुखार आएगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, कफ होगा, है ना, जॉन्डिस पीलिया होने के भी चांसेस रहेंगे। बुखार जो बहुत तगड़ा होता है भैया, चेस्ट पेन होगा, डायरिया होगा, नॉइजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ये सब चीज़ें दिक्कतें होंगी। अब इसका हम अगर क्लासिफिकेशन देख ले तो मैटर बन जाएगा ख़त्म हमारी चीज़ें। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, तो इसमें देखिए एमिनोक्यूनोलोन, ये देखिए अगले साल आपके पूछा भी था कि राइट द 2 नेम ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग पूछा था, तो उसमें तो अलग हो जाएगा, सॉरी। और एंटी मलेरियल का हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा दवाई का नाम याद रखिए आप लोग, क्लोरोक्वीन, एमोडायोक्वीन, पैपरिक्वीन, है ना, इसमें आता है। फिर अलग कैटेगरी है एक क्विनोलिन मेथनॉल, तो मेफलोक्विन आता है, क्विनिन आता है, सिंकोना एल्कोलाइड, यानी कि ये नेचुरली जो पाया जाता है सिंकोना, उससे पाया जाता है क्विनिन, क्विनोनिडीन, ठीक है। तो आपको कैटेगरी याद रहे चाहे नहीं याद रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरिया लिख के 5-6 नाम लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 4, काम बन जाएगा ब्रदर। ओके, ये सब चीज़ें हैं, प्राइमाक्विन, बुलाक्विन, ओके। डेप्सोन देखिए दिया जाता है, इसमें डेप्सोन भी दिया जाता है, सल्फा डॉक्सिन दिया जाता है, सल्फा मेथॉक्सा पायरोजिन दिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन भी दिया जा सकता है, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। इनका एक बड़ा खास बात यह है ना कि अगर दूध के साथ आप लेंगे ना, तो ये चिलेट्स बना देते हैं, दूध के साथ थक्का बना लेंगे। दूध को भी नहीं काम करने देंगे, खुद भी नहीं काम करेंगे, न करम न करे देव, न खेलम न खेले देव। ऐसी चीज़ें बातें हमने की है बचपन में, क्यों हम लोग करते थे भाई, देसी लोग हैं, भोजपुरी तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, क्यों बात कोई ना। ओके, देखिए यहाँ पे थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। दिस इज यूज इन एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया में यूज होता है। ये यूज इन द सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया, अगर
मलेरिया को रोकने के लिए भी ये यूज होता है, हो नाम है। इट इज़ यूज इन द चिरियोडियासिस, ओके। इट इज यूज आल्सो अफेक्टिव इन द लेप्रा, वही लेप्रोसी, कोढ़ जो हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ना। इट इज़ आल्सो इफेक्टिव इन लेप्रिन रिएक्शन, ओके। विद मेट्रोनिडाजोल इट इज यूज इन द इंटेस्टाइनल एम्बियोसिस, हमें हमारे शरीर में पेट में अगर अमीबा पाई जा रही है जिसकी वजह से पेट दर्द वगैरह हो सकता है तो उसके मेट्रोनिडाजोल के साथ ये दवाइयाँ दी जा सकती है, ओके। अगली कैटेगरी आती है हमारी, क्या है भैया, एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसरस ड्रग, और दूसरा आता है एंटीवायरल, ओके। मैंने बोला था ना 2-2 3-3 मिनट में खत्म करूँगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आता है आपका एंटी कैंसरस ड्रग, तो ये लास्ट में होगा कहीं पे, देख लेते हैं। हाँ, कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंस इन कैंसर, कैंसर में जो दवाइयाँ दी जाती है। तो इंट्रोडक्शन है भैया, कैंसर इज अ डिजीज इन इट नॉर्मल एबनॉर्मल अनकंट्रोल सेल डिवीजन अटैकिंग ऑन द सराउंडिंग टिश्यू एंड आर्गन और टिश्यू के अगल बगल ये ढेर सारे बन जाते हैं, ठीक है। इसमें कैंसर के टाइप है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मत पढ़िए आप, बहुत बोर नहीं होना है खुद को। अब आते हैं यहाँ पे, अगर और नियोप्लास्टिक एंटी नियोप्लास्टिक को डिफाइन करना है तो वही एज दो टाइप ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द कैंसर, ओके। रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, कैंसर किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है, ये देखिए ओबेसिटी है, मोटापा की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग करने की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, पुअर डाइट यानी कम मतलब ठीक ठाक खाना नहीं खाएंगे तो भी हो सकता है, एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर्स यानी सनलाइट की वजह से हो सकता है, और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की वजह से हो सकता है, ओके। और जेनेटिक्स की वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। अभी आपने रेडिएशन वगैरह ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, है ना, इन्वायरमेंट में। बताइएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, कमेंट में जरूर करिए भाई अगर यहाँ तक आपने देखा है तो। क्लासिफिकेशन देख लीजिए एंटी कैंसर ड्रग की, इसमें देखिए कई कैटेगरी हैं, जैसे एल्कलाइटिंग एजेंट है, एल्कली यानी कि बेसिक जो होते हैं, और एंटी मेटाबोलाइट है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और एंटीबायोटिक्स है। तो ठीक है, एंटीबायोटिक्स तो याद ही रखिएगा बिल्कुल एकदम, एक्टिनोमाइसिन डी है, डॉक्सूराबिसिन है, माइटोक्साट्रोन है, बेलियोमाइसिन है, ओके। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आता है विंका एल्कोलाइड, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा था भैया विंका, ठीक है, ठीक है। टैक्सेंस और इपिपोडोफाइलो इटोपी, अगर आप देखिए नेचुरल प्रोडक्ट डाल के, ये आपको नहीं याद है तो मत लिखिए, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन लिख दीजिए, बस 2-3 नाम हो गया, ठीक है ना। एंटी मेटाबोलाइट में ये फिर इसके अंदर के केमिकल वगैरह के नाम नहीं याद है तो डायरेक्ट दवाई का नाम लिखिए, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, एजाथायोपेरिन, ओके। फिर आता है एल्काइटिंग एजेंट में, तो इसके में भी कैटेगरी अगर नहीं याद है तो सीधे सीधे लिखिए थियोटेपा, बुसिल्फैन, मैकेलोरेथामीन, सिफेलोस्फामाइड, ठीक है ना, ये ऐसे नाम लिख दीजिए आप कैटेगरी, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ थोड़ा सा रफली लिख दीजिए, आप रिवाइज करने में आपको मदद हो जाएगा, ओके। अब लास्ट में आता है भैया, और ये पूरा जो है प्रिपरेशन सीरीज खत्म होगा आपके फार्माकोलॉजी का, तो आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, आपने फार्माकोलॉजी का भी प्रिपरेशन कर लिया है और अच्छे से आप कल लिख के आएंगे, ओके ब्रदर। थोड़ी सी जो स्ट्रेटेजी वगैरह लिखने का बताया हूँ कैसे क्या करना है उसको ध्यान रखा करिए आप लोग। चलिए एंटीवायरल अभी पढ़ लीजिए 2 मिनट और, एंटीवायरल, ओके। हाँ जी भाई, तो टाटा बाय बाय करने की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, तो चलिए एंटीवायरल ड्रग पढ़ लेते हैं और मैटर खत्म करते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग को अगर डिफाइन करना है तो ऐसी जाहिर सी बात है, दूसरी टाइप ड्रग यूज टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन, है ना, या फिर यूज टू अगेंस्ट द वायरस, ओके, उसे एंटीवायरल ड्रग बोल देंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, वायरस एंड इन्फेक्टियस माइक्रोब्स कंसिस्टिंग ऑफ द सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए आरएनए, थोड़ा सा इको हो सकता है, बच्चे बहुत ढेर सारे हैं वो खेल रहे हैं घर के बाहर द्वार पे इकट्ठा हुए हैं, जान ही रहे हैं गर्मी है, छुट्टी भी चल रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। वायरस है जो इन्फेक्टियस एजेंट है, और इसको जानते हैं सिंपल सी बात, इट इज़ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ओके, यानी कि ये शरीर में आएगा तो जिंदा हो जाएगा और बाहर जमीन पे पड़ा रहेगा तो मरा रहेगा, बात खत्म। इसके सिम्टम देख लीजिए, फीवर आएंगे, हेडेक आएंगे, सोर थ्रोट, नाउजिया, बैड बॉडी एक, फैटिग्यू, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए एंटीवायरल ड्रग की, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्या है, एंटी हर्पस वायरस ड्रग, यानी हर्पस एक वायरस है, उसके खिलाफ जो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो जैसे इसमें देख लीजिए 3-4 नाम याद कर लीजिए, एसाइक्लोवीर है, ये नाम याद कर लीजिए, वायरल दवाई का नाम लिखना हो तो, मतलब अगर आपको ये कैटेगरी ना याद हो तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, 10 नाम याद कर लीजिए, वही लिख दीजिए, काम खत्म, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल लिख के उसके बाद दीज आर द ड्रग आर इंक्लूडेड इन द एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट, वायरस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, बस उसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके दवाई का नाम लिख दीजिए, बस एसाइक्लोवीर लिख दीजिए,
फेमासाइक्लोवीर लिख दीजिए, सीडोफोवीर लिख दीजिए, ठीक है ना, गैंसिको क्लोवीर लिख दीजिए, ये सब दवाइयों का नाम हो गया, ठीक है। एमेट्रिडीन आ गया, रेम, ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो आप लोग बस ऐसे नाम लिख डालिए और 8-10 नाम एक जगह पे लिख डालिए। बात समझ रहे हैं ना आप? ये कैटेगरी आप याद करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे ब्रदर, है ना, ओके। रिटोनावीर है, इंडिनोवीर है, ये सब चीज़ें हो गया, बात खत्म। कोई नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा ब्रदर, ओके। तो परेशान नहीं होते हैं। चलिए, तो आप मैटर समझ चुके हैं और इसका यूज़ बता देना है ना, वायरस के यूज़। तो देखिए बहुत ढेर सारे यूजेस हैं इसके, जैसे कि इन जेनिटल इन्फेक्शन बाई हर्पस वायरस की वजह से जेनिटल इन्फेक्शन अगर हो रहा है जननांगों के पास तो दिया जा सकता है। म्यूकोक्यूटेनियस में दिया जा सकता है, इंसेफ्लाइटिस में दिया जा सकता है, ओके, सूजन वगैरह हो जाता है। केरेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्रंट ऑफ आई, आँख के सामने अगर सूजन हो जाता है तो उसमें दिया जा सकता है। इन चिकन पॉक्स, जो माता भी बोलते हैं, छोटी माता वगैरह निकल गई हैं तो उनको भी ठीक करने के लिए वायरस, वो वायरल इन्फेक्शन ही होता है। अब ऐसी मान्यता है लोगों की, तो भाई क्या कर सकते हैं। इन हर्पस जोस्टर, ठीक है, इन सब में ये दिया जा सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट नाउजिया, डायरिया, हेडेक, रीनल डिसफंक्शन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ठीक है ब्रदर, आपने ख़त्म किया ये पूरा मैटर और बेस्ट ऑफ लक, भर के भैया एकदम बढ़िया से एग्जाम दीजिए, लिखिए बढ़िया से और सेंटर पे जाइए। और धूप वगैरह है तो हेलमेट वगैरह लेके जाया करिए आप लोग। तो ठीक है, लव यू टू ऑल, टेक केयर बडीज, ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय। और दबा के शेयर कमेंट वगैरह जरूर करिए यार, कमेंट करते हैं ना दिल खुश हो जाता है, मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने में, ओके ब्रदर, कमेंट किया करिए आप लोग। बाय बाय, लव यू।